ओके, सो मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट नहीं कर सकते होगे शायद। अब कर सकते हो, एक बार आपको ही बताएगा। हाँ जी भी आ रही। ओके, सो यार लास्ट क्लास में हमने बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल का शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम वाला लेक्चर स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे हमने देखा था कि कैसे हम बीएफएस को यूज कर सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ निकालने में। लेकिन ग्राफ किस तरह का होता था जब हम बीएफएस लगाते थे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम में? कोई बता सकता है? ग्राफ किस तरह का होना नेसेसरी है फॉर अ शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम टू वर्क इन बीएफएस? नहीं, अनडायरेक्टेड नेसेसरी नहीं है। डायरेक्टेड भी हो सकता है, अनडायरेक्टेड भी हो सकता है। दूसरी चीज नेसेसरी थी। दूसरा क्या होता है? अनवेटेड होना ग्राफ का नेसेसरी था। ग्राफ का अनवेटेड होना नेसेसरी है। अगर ग्राफ में एजेस पे वेट आएगा तो बीएफएस वर्क नहीं करेगा। बीएफएस तभी वर्क करता है क्योंकि हम लेवल बाय लेवल चलते हैं। यानी हम बोलते हैं जो भी सबसे नियरेस्ट हैं वो अगले लेवल पर हैं, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। फिर जो अगले नियरेस्ट होंगे वो अगले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर आएंगे, अगले लेवल वाले। तो लेवल बाय लेवल ट्रावर्सल तभी चलता था, यानी आपका शॉर्टेस्ट पाथ ये तभी देता था जब आपका अनवेटेड ग्राफ होता था, एजेस के ऊपर वेट नहीं होती थी। और हमने आई गेस 3 से 4 प्रॉब्लम्स करी थी, रॉटन ऑरेंजेस, स्नेक्स एंड लैडर, और सिंपल एक ग्राफ के अंदर वो प्रिंट करना शॉर्टेस्ट पाथ सोर्स से डेस्टिनेशन तक का यूजिंग बीएफएस। अब आज क्या करेंगे? आज हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे शॉर्टेस्ट पाथ के ही यूजिंग बीएफएस। तो ग्राफ्स में चलते हैं और मैं कुछ क्वेश्चंस के लिंक शेयर करता हूँ। बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर, अनवेटेड ग्राफ के अंदर, एक तो वर्ड लैडर, एक नियरेस्ट जीरो, फिर आप बोल सकते हो शॉर्टेस्ट पाथ, ये क्वेश्चंस, और बेसिकली 0 1 बीएफएस भी हम कर पाएंगे आज मेरे ख्याल से। स्टार्ट करें क्लास आज की? स्टार्ट यस करें क्लास? ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे हमारे पास आ रहा है वर्ड लैडर। एक हार्ड लेवल की प्रॉब्लम दे रखी है, लेकिन मतलब ट्राई करेंगे तो हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस बनानी है, एक बिगिन वर्ड से लेकर एक एंड वर्ड तक, यूजिंग अ डिक्शनरी। आपको एक डिक्शनरी मिल रखी है, डिक्शनरी यानी लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिल रखे हैं बहुत सारे। उन डिक्शनरी की मदद से आपको एक स्टार्टिंग वर्ड से, एक सोर्स वर्ड से एक डेस्टिनेशन वर्ड तक एक लैडर बनानी है। मतलब इस वर्ड से इस वर्ड पर जा सकते हैं, इस वर्ड से इस वर्ड पर जा सकते हैं, इस वर्ड से इस वर्ड पर जा सकते हैं। और वो जो लैडर बनेगी वो कैसे बनेगी? एक वर्ड से किस किस वर्ड पर जा पाओगे, कौन कौन से वर्ड जो होंगे वो नेबर वर्ड्स होंगे, मतलब जहां पर एज जा सकती है, वो ऐसे वर्ड्स होंगे जिन पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस होगा। सिर्फ जो दोनों वर्ड्स होंगे उसमें एक ही ऐसा पेयर आएगा, एक ही ऐसा इंडेक्स आएगा जिन इन जिस जिस इंडेक्स पे दोनों लेटर्स, बेसिकली दोनों वर्ड्स में लेटर का डिफरेंस हो, एग्जैक्टली एक होना चाहिए। तो अगर ऐसा एग्जैक्टली एक वर्ड का डिफरेंस आएगा तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एज होगा, मतलब किसी भी एक ए और बी वाली स्ट्रिंग के बीच में एज होगा। और आपको बताना है कि इस तरह का अगर ग्राफ बनता है तो आपको कितने वर्ड्स लगेंगे सोर्स से डेस्टिनेशन जाने में, मिनिमम पॉसिबल, कितने कम से कम वर्ड्स लगेंगे, शॉर्टेस्ट पॉसिबल सीक्वेंस क्या होगा सोर्स से डेस्टिनेशन जाने का, जो भी ग्राफ बनता है उस बेसिस पर। और अगर ऐसा एक भी सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक का अगर पाथ पॉसिबल नहीं है, तो आपको प्रिंट करना है जीरो, कि नहीं भाई पाथ पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली क्वेश्चन कम ही समझ आया होगा, अच्छे से समझ आएगा जब हम एग्जांपल टेस्ट केसेस लेंगे। तो दोनों टेस्ट केसेस एक बार समझते हैं। एक तो पॉजिटिव टेस्ट केस है जिसमें ग्राफ एग्जिस्ट, मतलब पाथ एग्जिस्ट करता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक का, और एक टेस्ट केस है जहाँ पे सोर्स से डेस्टिनेशन तक का पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। सो अगर इस ग्राफ की हम बेसिकली इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन का नंबर क्या है? पहली बात तो क्वेश्चन का नंबर है 127, वर्ड लैडर, वर्ड लैडर। और पहला टेस्ट केस देखते हैं। पहले टेस्ट केस में हम क्या बोल रहे हैं? स्टार्टिंग वर्ड हमें जो बोल, बेसिकली जहां से स्टार्ट करना है डीएफएस या फिर एल्गोरिथम, डीएफएस नहीं, जहां से हमें पाथ स्टार्ट करना है, एक्सप्लोर करना, वो हिट है। जहां तक हमें जाना है वो कॉग है। बट क्या हिट और कॉग में सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस है? कितने लेटर्स का डिफरेंस है? मतलब कितने इंडिसेस ऐसे हैं जहाँ पर डिफरेंट लेटर्स हैं? 3। तीनों के तीनों लेटर से डिफरेंस है, यानी हिट से कॉक जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता तो नहीं है। बट ये सारी डिक्शनरी में वर्ड्स मिल रखे हैं। इन डिक्शनरी में वर्ड्स की मदद से हम किसी वर्ड पर जा सकते हैं जिसमें एटमोस्ट एक लेटर का डिफरेंस हो। एटमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली एक लेटर का डिफरेंस हो। मतलब एटमोस्ट ही बोल सकते हो क्योंकि अपने से तो अपने पर जा ही सकते हैं।
क्या मैं हिट से हॉट जा पाऊंगा या हिट से हॉट जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट? यस सर। यस, क्योंकि सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस है तो इन दोनों के बीच में एक एज होगी, बाय डायरेक्शनल एज होगी, लेकिन हम तो हिट से हॉट ही जाएंगे क्योंकि सोर्स से डेस्टिनेशन जाने हमें। सिमिलरली क्या मैं हिट से डॉट जा पाऊंगा? हिट से डॉट, डायरेक्टली हिट से डॉट? नहीं। नहीं, क्योंकि हिट में और डॉट में 2 लेटर्स का डिफरेंस है, तो यहाँ पे नहीं जा सकते। क्या डॉग तक जा पाएंगे? डॉग तक अगेन नो, तीनों ही लेटर्स का डिफरेंस आ गया। लॉट पर एल भी डिफरेंट हो गया, आई भी डिफरेंट हो गया। लॉग पे एल बी आई, इनफैक्ट तीनों ही डिफरेंस हो गए। कॉग में अगेन बहुत सारे वर्ड डिफरेंट हो गए, कॉग जो डेस्टिनेशन ही था। तो हिट से सिर्फ और सिर्फ हॉट ही जाया जा सकता है, तो सिर्फ हॉट पे जाया जा सकता है, तो वहीं पर जाएंगे, एक ही बेसिकली नेबर है हिट का। तो चलो हॉट पर जाके देखते हैं। अब हॉट हो चुका है, बेसिकली इस डिक्शनरी में हिट नहीं था, बट एक तरह से आप खुद से हिट इंसर्ट कर लेना। अब जो बचे हुए वर्ड्स हैं, अब मेरे को बताओ हॉट से कौन कौन से वर्ड्स पर जाया जा सकता है? सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस होना चाहिए। डॉट, लॉट। एक तो डॉट हो सकता है क्या? हॉट से डॉट, सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस है एच और डी में। यस सर। यस, एक तो डॉट हो सकता है, और क्या बताया था आपने? लॉट। जो पहले मैं इसको मार्क कर देता हूँ, हमने हॉट कर लिया, डॉट कर लिया। डॉग में तो ज्यादा डिफरेंस हो गया, लॉट में एक ही डिफरेंस है, ठीक है। लॉट पर भी जाया जा सकता है, तो एल ओ टी के ऊपर भी नेबर होगा हमारा। और कौन सा नेबर है? लॉग भी है क्या? एल ओ जी और एच ओ टी? नहीं भाई, 2 लेटर्स का डिफरेंस है। सी ओ जी और एच ओ टी? नहीं भाई, अगेन दो लेटर्स का डिफरेंस आ गया। तो ये 2 नेबर्स आ गए एच ओ टी के। हिट भी है, लेकिन ये वाले भी 2 नेबर्स आ गए। इनफैक्ट आपको ना डायरेक्शनल एज ही बनानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ नीचे ही जा रहे होंगे। मतलब इट इज अप टू यू, डायरेक्शनल बनाना चाहो, अनडायरेक्टेड बनाना चाहो। फिर अब मैं डॉट से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? डॉग। एक तो डॉग पर जाया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ टी में और आप बोल सकते हो लाइक टी में और जी में फर्क है। और कौन कौन सा वर्ड आएगा? आई गेस डॉग आएगा। लॉट भी हो सकता है, डॉट से लॉट भी जाया जा सकता है, क्योंकि अगेन इन दोनों में एक ही वर्ड का फर्क है। लॉग पर जाया जा सकता है क्या डॉट से? नहीं। कॉग पर अगेन नो, क्योंकि 2 लेटर का डिफरेंस हो गया, डी और सी में, टी और जी में। अगर लॉट से पूछे तो लॉट डॉट पर जा पाएगा। और कौन से वर्ड पर जा सकता है लॉट? लॉग। लॉग पर जा सकता है, एल ओ जी, एल ओ जी। ओके, डॉग भी लॉग तक तो जा ही पाएगा, और लॉग भी डॉग पर जा पाएगा, क्योंकि डी और एल एक ही लेटर का डिफरेंस है। बट डॉग और कौन कौन से वर्ड पर जा सकता है इनमें से? डॉग। सॉरी कौन सा? कॉग पर जा सकता है, ठीक है। तो डॉग आपका कॉग पर जा पाएगा, सिमिलरली लॉग भी आपका कॉग पर जा पाएगा। तो अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ की बात करूंगा, तो क्या शॉर्टेस्ट पाथ सोर्स से डेस्टिनेशन, क्या आप बेसिकली 5 वर्ड्स के चेंज पर जा पाओगे? हिट से हॉट, हॉट से डॉट चले जाओ, या फिर लॉट चले जाओ। डॉट से लॉट जाओगे तो भाई अगले लेवल पर नहीं जा रहे आप, छोटा मतलब लंबा रास्ता एक्सप्लोर करोगे आप। इससे बेटर अगले लेवल पे जाओ डॉग, और फिर उससे अगले लेवल पर चले जाना कॉग। तो आपका ये जो रास्ता आएगा, इसमें 1 2 3 4 5 नोट्स हैं, इसलिए जो पहला टेस्ट केस का आंसर आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो क्या पहला टेस्ट केस सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। लेकिन दूसरा टेस्ट केस अगर बात करें, हिट ही सोर्स है, कॉग ही डेस्टिनेशन है, ये है पहला टेस्ट केस। अगर दूसरे टेस्ट केस का ट्राई रन करें, तो हिट हमारा सोर्स था, कॉग हमारा डेस्टिनेशन था, लेकिन डिक्शनरी में सिर्फ ये वाले वर्ड्स थे। तो हिट से हॉट जाया जा सकता है, नो डाउट। हिट से डॉट नहीं जाया जा सकता, डॉग भी नहीं जाया जा सकता, लॉट भी नहीं जाया जा सकता, लॉग भी नहीं जाया जा सकता। अब हॉट से आगे जाएंगे, तो हॉट से डॉट जा सकते हैं, फिर हॉट से डॉग नहीं जा सकते, लॉट जा सकते हैं, और फिर एलओजी नहीं जा सकते। डॉट और लॉट में आपस में कन्वर्जन कर सकते हो। लॉट से एलओजी जाया जा सकता है, ये तो हो गया रास्ता, ये तो एग्जिस्ट करता है। अच्छा, कॉग ही डेस्टिनेशन जो था, डेस्टिनेशन ही लिस्ट में नहीं था, मतलब लॉग से भले ही कॉग पर जा सकते हो, बट कॉग आपका लिस्ट में नहीं था। तो डेस्टिनेशन लिस्ट में ना हो तो डेस्टिनेशन तक जाने का रास्ता भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिर्फ उन्हीं वर्ड्स पे जा सकते हो जो डिक्शनरी में हो। अगर कोई वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो उस वर्ड पर नहीं जा सकते आप, भले ही फिर वो डेस्टिनेशन भी हो। तो ऑब्वियसली अगर इसमें मैं मान लो मैं इस लॉग को हटा दूं, अगर लॉग को हटा दूंगा तो फिर लॉट से और आगे जा ही नहीं पाओगे, हाँ या ना? क्या हम अब इस वाले केस में लॉट से आगे जा पाएंगे? नहीं।
नहीं यार, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में दो लेटर्स का डिफरेंस आ गया, तो इसलिए यहाँ पर एक और केस में बोल सकते हो कि आंसर है 0। लॉग होता भी तो भी आंसर 0 ही आता है, क्योंकि कॉग डिक्शनरी में नहीं था। बट एज्यूम कर लो अगर कॉग था तब भी अगर लॉग ना हो तो भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि लॉट से कॉग नहीं जा सकते, सिमिलरली डॉट से भी कॉग नहीं जा सकते। सो इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? उस केस में लेकिन फिर डॉग भी नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन Yes. समझ आया सबको? हाँ जी भैया। तो पहले तो क्या हमें बेसिकली एक ग्राफ बना लेना चाहिए, मतलब हमें एक नोड के जितने भी नेबर्स है पहले वो स्टोर कर लेने चाहिए, या फिर एक तरह से आप जिस टाइम नेबर्स को एक्सप्लोर कर रहे हो उसी टाइम लूप लगा लें तो भी चल जाएगा काम। मतलब इट इज योर विश, भले ही आप पहले से डिक्शनरी की मदद से पूरा का पूरा ग्राफ बनाकर रख लो, या फिर जब लूप लगा रहे हो अपने नेबर्स पर तभी पूछ लेना कि यार हिट तेरे कौन कौन से नेबर है, क्या हॉट नेबर है, क्या मतलब हॉट पर जाया जा सकता है, क्या एक ही कैरेक्टर का डिफरेंस है, क्या डॉट पर जाया जा सकता है, क्या क्या डॉग पर जाया जा सकता है, एंड सो ऑन। तो जब लूप लगा रहे होगे तभी पूछ लेना डिक्शनरी के सारे वर्ड्स पर, वरना पहले से भी स्टोर करके रख सकते हो अपना पूरा का पूरा ग्राफ। और एक बार ये ग्राफ बन गया, या फिर एट द मोमेंट ही अगर कर रहे होगे ड्राई रन, तो क्या हमें इस ग्राफ में बीएफएस ही करना है, शॉर्टेस्ट पाथ ही निकालना है सोर्स से डेस्टिनेशन तक का, हाँ या ना? हाँ जी भैया। और अगर सोर्स से डेस्टिनेशन का पाथ एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो हमें 0 देना है कि भाई सोर्स से डेस्टिनेशन तक का पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या कर लेंगे यार, सबसे सिंपल बात, बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल एल्गोरिथम को रन कर रहे होंगे। तो इनिशियली मैं क्या करता हूँ, इनिशियली मैं एक क्यू बनाता हूँ, क्यू में आप स्ट्रिंग रख रहे होगे और साथ के साथ वो बेसिकली पेयर की क्यू होगी, क्योंकि आपको डिस्टेंस भी रखना पड़ेगा। सो पब्लिक स्टैटिक क्लास पेयर, जिसमें आप एक तो स्ट्रिंग रखोगे कि करंट वर्ड कौन सा है, और साथ में उसका डिस्टेंस क्या है सोर्स के साथ। सो दो चीजें हम पेयर में रखेंगे। अब मेरे को कोई अनम्यूट करके बता सकता है कि हमें जो सोर्स है उसको कितने डिस्टेंस के साथ पुश करना चाहिए? 0. 0 डिस्टेंस के साथ। तो जो मेरा क्यू होगा उसमें हम बोल देंगे कि यार सोर्स जो है वो तो 0 डिस्टेंस पर ही होता है हमेशा। तो क्यू डॉट एड एक नया पेयर इंसर्ट कर दो, जिसमें बिगिन वाला वर्ड, इसको मैं SRC बोल देता हूँ, ये इसको मैं डेस्टिनेशन बोल देता हूँ, और इसको मैं डिक्शनरी बोल देता हूँ। सो मैं SRC वाला जो वर्ड है वो पुश कर दूंगा 0 डिस्टेंस के साथ, और जो भी मेरा डेस्टिनेशन जब जैसे ही हिट कर जाता है मैं वैसे डेस्टिनेशन को बेसिकली रिटर्न कर दूंगा उसका डिस्टेंस। तो एक मैं विजिटेड एरे की जगह एक डिस्टेंस एरे बना रहा हूँ, जिसमें जितने भी वर्ड होंगे उन सारे वर्ड्स का बेसिकली मैं डिक्शनरी की लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग एक आप बोल सकते हो विजिटेड रख लूंगा, मतलब हर एक इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग विजिटेड रख रहूंगा। लेकिन अगर हर एक इंडेक्स चाहिए होगा तो फिर इंटीजर एरे नहीं हो सकती, फिर तो हैश मैप लेना पड़ेगा। तो नहीं, हैश मैप ले लेंगे। हैश मैप में हम क्या करेंगे, हर एक स्ट्रिंग के कोरस्पॉन्डिंग रख लेंगे कि वो कितने डिस्टेंस पे विजिटेड है, वो कितने डिस्टेंस पे विजिटेड है, क्योंकि की जो है वो स्ट्रिंग है। अगर आप की को एज अ इंडेक्स पास करते हो तो आपको फिर एक एरे भी बना सकते हो। हैश मैप सिंटैक्स आता है यहाँ पे? क्या कोई ऐसा है जिसको हैश मैप का सिंटैक्स ना आता हो? अगर नहीं आता तो फिर मैं एरे से ही करके दिखाऊंगा। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग हैश मैप का सिंटैक्स पता है। सो अब मेरे को स्टार्ट करना है ट्रेवर्सल। तो हम जब भी किसी नोड को पॉप करते हैं तब उसे विजिट करते हैं। जब तक क्यू का साइज खाली नहीं हो जाता तब तक हम हर एक पेयर को पॉप करते रहेंगे। और दो चीजें हैं, अगर ये पेयर ऑलरेडी विजिटेड होगा, मतलब डिस्टेंस वाले हैश मैप में ऑलरेडी पड़ा होगा, अगर डिस्टेंस वाले हैश मैप में अगर ये वाली की पी डॉट वर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी ये सेल ऑलरेडी विजिटेड है। अगर कोई वर्ड ऑलरेडी विजिटेड हो तो क्या उसे दोबारा विजिट करना चाहिए हमें बीएफएस में? नहीं. नहीं। में नहीं विजिट करना चाहिए। वरना अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो डिस्टेंस वाले हैश मैप में पुट कर दो इस वर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी डिस्टेंस आया है, जो भी अब डिस्टेंस आया है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है। और फिर पूछ भी लो क्या क्या ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट, बेसिकली क्या ये जो वर्ड आया है क्या ये टारगेट वर्ड है, तो क्या पी डॉट वर्ड इक्वल है डेस्टिनेशन वाले वर्ड के? अगर ये डेस्टिनेशन वाला वर्ड ही है तो यही जो डिस्टेंस है यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो सबसे पहली बार डिस्टेंस आता है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होता है। तो उसको हैश मैप में पुट करने से पहले भी बेसिकली कर सकते हो रिटर्न। अब अगर वो डेस्टिनेशन नहीं था और आपने बेसिकली उसको विजिट कर दिया, डिस्टेंस में पुट कर दिया यानी विजिट कर दिया, अब आपको क्या करना है, विजिट करने के बाद किसी भी नोड को विजिट करने के बाद क्या करना चाहिए? Neighbors को कॉल. नेबर्स को कॉल। लेकिन नेबर तो हमें डायरेक्टली मिल नहीं रखे, हमें तो एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी मिल रखी है जिसमें से कुछ वर्ड्स नेबर होंगे कुछ नहीं होंगे, मतलब एक तरह से एडजेसेंसी मैट्रिक्स मिल रखी है।
कुछ पर 0 पड़ा होगा, कुछ पे 1 पड़ा होगा। तो क्या मेरे को सारे डिक्शनरी में से सारे नेबर वाले वर्ड पर कॉल लगानी चाहिए, लेकिन पूछ लेना चाहिए क्या सोर्स से नेबर की तरफ एक एज है भी या नहीं है, यस और नो। Yes, sir. और हैज एज वाला फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब करंट वाले वर्ड से और नेबर वाले वर्ड के बीच कब एज होगी, एक करेक्टर का डिफरेंस. जब सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर का डिफरेंस हो। तो मैं पब्लिक बुलियन हैज एज वाला फंक्शन ले लूंगा जिसमें मैं दो स्ट्रिंग्स ए और बी पास कर दूंगा, जिसमें रिटर्न ट्रू होना चाहिए जब एक ही कैरेक्टर का डिफरेंस हो। तो मैं एक बेसिकली डिफरेंस नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ कि कितने कैरेक्टर का डिफरेंस है, और एक इंडेक्स बेस्ड लूप 0 से लेकर आई लेस देन ए डॉट लेंथ। और आप ये ज्यूम कर सकते हो कि सारे वर्ड्स की लेंथ सेम होगी, कंस्ट्रेंट में दे रखा होगा सारे वर्ड्स सेम लेंथ के होने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली, लाइक कहीं ना कहीं मेंशन होगा। तो उस चीज की चिंता नहीं करनी कि डिफरेंट लेंथ के होंगे तो क्या करना है। अगर एक कैरेक्टर ए में बराबर नहीं आता बी में, तो भाई ये डिफरेंट आ गया, तो जितने भी कैरेक्टर डिफरेंस आए उतने बार डिफरेंस प्लस प्लस कर लेना। कब एज होनी चाहिए, कब एज होनी चाहिए, कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स हो, 1. अगर डिफरेंस कैरेक्टर 1 हो तो भाई एज होनी चाहिए, तो एज होनी चाहिए तो रिटर्न कर दो। डिफरेंस अगर 1 के बराबर हो तो ट्रू, डिफरेंस अगर 1 के बराबर ना हो, 0 हो या मोर देन 1 हो तो फॉल्स। तो अगर एज होगी किसी नेबर के साथ, मतलब एक ही कैरेक्टर का डिफरेंस होगा, तो हम उस नेबर को पुट कर देंगे बेसिकली अपनी क्यू के अंदर ऐड कर देंगे, बीएफएस लगा रहे हैं। तो न्यू पेयर के साथ उस नेबर वाले स्ट्रिंग को पुट कर देंगे, और डिस्टेंस क्या होगा उस नेबर का, Parent of distance plus 1. खुद का डिस्टेंस, सोर्स का डिस्टेंस प्लस 1। तो आई गेस अब लॉजिक पूरा है। फाइनली अगर मान लो सोर्स तक, बेसिकली सोर्स से डेस्टिनेशन तक का रास्ता मिला ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो रिटर्न 0 कर देंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करता रास्ता तो रिटर्न 0 कर देंगे। लेकिन इसमें एक कॉर्नर केस ये भी आएगा कि जो डिस्टेंस है, डेस्टिनेशन जो है वो डिक्शनरी में आना चाहिए, डेस्टिनेशन शुड बी देयर इन द डिक्शनरी। तो मैं कॉर्नर केस पहले से हैंडल करके रख लेता हूँ कि अगर डिक्शनरी में डेस्टिनेशन वाला स्ट्रिंग कंटेन नहीं है, डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रास्ता तो हो भले ही है, लेकिन डेस्टिनेशन अगर डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला टेस्ट केस है जो इन्होंने एग्जांपल 2 दे रखा है। तो सिंपली रिटर्न 0 कर दो, ये भी एक कॉर्नर केस पहले से हैंडल कर लेते हैं ताकि फिर ऐसा केस आए ना कभी कि डेस्टिनेशन डिक्शनरी में ना हो। एनीवेज चलाकर देखते हैं। तो चल तो रहा है, रॉन्ग आंसर आ गया पहले में। आउटपुट 4 आना, 4 4 आ रहा है, 5 आना चाहिए, क्योंकि ये जो आउटपुट आ रहा है ये नंबर ऑफ एजेस के टर्म्स में आ रहा है या नंबर ऑफ नोट्स के टर्म्स में आ रहा है। हम +1 कब करते हैं, जब हम अगले नेबर पे जाते हैं। तो हमने शुरू में अगर डिस्टेंस 0 ले लिया होगा तो 0, फिर ये 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3, ये लेवल 4 आ जाएगा, बट आंसर आना चाहिए 5। तो क्या मैं काउंटिंग 0 से ना स्टार्ट करके लेवल 1 से स्टार्ट कर लूँ, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, ये लेवल 4 है, ये लेवल 5 है ना। Yes, sir. सो इंस्टेड ऑफ शुरू में 0 पुट कर दे, सोर्स का जो डिस्टेंस है वो 0 है, सोर्स का डिस्टेंस 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ नोड्स की टर्म्स में डिस्टेंस चाहिए ना कि नंबर ऑफ एजेस की टर्म्स में। सो जब भी नंबर ऑफ नोड्स की टर्म्स में चाहिए होता है तो 1 से काउंटिंग स्टार्ट कर दो, ताकि वो पहला नोड एज अ 0th नोड, मतलब सबसे पहली नोड काउंट हो जाए। तो हमारा कोड एक्सेप्टेड आ रहा है। कोड थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि हार्ड क्वेश्चन है पहली बात तो, और दूसरी बात डायरेक्टली आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स मिल नहीं रखी, या तो आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लो पहले से, मतलब सारे पेयर्स निकाल लो, जिस भी सोर्स से जिस भी डेस्टिनेशन तक का एक पेयर एग्जिस्ट करता हो उसकी जगह ट्रू डाल दो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, और जिस पर भी नहीं एग्जिस्ट करता हो, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हो वो एक से ज्यादा आ जाए, वहां पर फॉल्स डाल देना। लेकिन बेटर रहेगा कि ऑन द स्पॉट कर लो, ऑन द स्पॉट मतलब जिस भी नोड को अपने नेबर से एक्सप्लोर करने हो, उसी स्ट्रिंग को बोल देना कि भाई जिस नेबर के साथ एज है उसको पुट कर दो, जिसके साथ एज नहीं है मत पुट करो। तो ऑन द स्पॉट काम करना इजी रहेगा, क्योंकि वैसे भी हर एक स्ट्रिंग एक ही दो बार विजिट होने वाली है। सो क्या कोई मेरे को बता सकता है इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इग्नोरिंग के स्ट्रिंग को कंपेयर करने में एक लीनियर काम लगता है, उस चीज को इग्नोर करें तो बीएफएस कितना टाइम लेता है, N plus E. n+e। अब अगर उसको कंसिडर भी कर लोगे तो n+e टाइम्स ऑर्डर ऑफ एल आ जाएगा, बेसिकली ये हैज एज वाला फंक्शन जो है ये ऑर्डर ऑफ एल लेगा, जहाँ पे एल स्ट्रिंग की लेंथ है। अगर उसको कंसिडर कर लोगे तो, नहीं कंसिडर करोगे तो सिर्फ n+e है, जहाँ पे n है नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, e है उन स्ट्रिंग्स के बीच में एजेस, मतलब कौन कौन सी स्ट्रिंग नेबर्स हैं एक दूसरे की। अब इसका देखो ड्राई रन तो एज सच कुछ नहीं हो सकता, मतलब यही था ड्राई रन, जो भी था ये कर लिया है। तो अगर कुछ नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो, और समझ आ गया तो आई गेस कोड ऑलरेडी अवेलेबल भी होगा तो चेकआउट कर सकते हो।
DSA 1.0 वाले फोल्डर में। बस ये लिख देता हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी योर लेवल 1, दिस इज गोइंग टू बी योर लेवल 2, दीज टू स्ट्रिंग्स आर गोइंग टू बी योर लेवल 3। भले इन दोनों के बीच में है जो डॉट पहले विजिट हो जाएगा तो डॉट लॉट को विजिट कर देगा, लेकिन उससे पहले बेसिकली हॉट ही लॉट को विजिट कर चुका होगा, तो वो L3 में विजिट हो चुका होगा। सिमिलरली ये दोनों स्ट्रिंग्स L4 में विजिट हो जाएंगी, मतलब चौथे लेवल में। फाइनली 5वें लेवल में आपका कॉग विजिट हो जाएगा और आप बोलोगे कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक का नंबर ऑफ नोड्स के टर्म्स में 5 डिस्टेंस है। ज्यादा ही हार्ड लगा था क्या? मतलब ऑल द टैग इन्होंने हार्ड दे रखा है, बट इतना भी हार्ड है क्या? मतलब बिल्कुल ही क्लिक नहीं करेगा? नहीं, इतना भी हार्ड नहीं है, क्योंकि हो तो देखो BFS DFS ही रहा है, जब भी BFS DFS होता है प्रॉब्लम थोड़ी बहुत इजी हो जाती है। मतलब एनक्वीन में भी BFS DFS ही होता है, DFS होता है वहाँ पे, लेकिन वो बैकट्रैकिंग के साथ होता है। यहाँ पे भी BFS हो रहा है, बट BFS अलॉन्ग विद हैश मैप वाला हो रहा है, क्योंकि हमें वो विजिटेड चाहिए, और विजिटेड हम डिस्टेंस के बेसिस पे ही बना रहे हैं। अच्छा देखो, मतलब हमने पेयर में डिस्टेंस लिए और हैश मैप ऑफ डिस्टेंस लिया, राइट? आगे बोलो। तो इसके बाद हमने क्या किया एग्जैक्टली क्यू में? मतलब हमने मैप अपना ग्राफ तो बनाया ही नहीं है। देखो, अगर मैंने जब सबसे पहला BFS का क्वेश्चन करवाया था, उस क्वेश्चन में भी मैंने दो दो विजिटेड बेसिकली दो दो डिस्टेंस लिए थे। एक तो डिस्टेंस वाली एरे ली थी, ये किस तरह एक्ट कर रही थी, ये डिस्टेंस एरे आपको चाहिए नहीं, आप एक बूलियन विजिटेड एरे भी रख सकते हो, लेकिन मैंने डिस्टेंस एरे को ही एज अ विजिटेड ट्रीट कर लिया कि भाई जो नोड जिस भी डिस्टेंस के साथ विजिट होगी वो विजिटेड मानी जाएगी, और जो नोड अभी तक विजिटेड नहीं होगी तो उस पर डिस्टेंस इन्फिनिटी पड़ा होगा। और मैंने पेयर में भी पुश किया था डिस्टेंस कि यार जो सोर्स होगा वो बेसिकली जो करंट नोड है वो सोर्स से कितनी दूर है, तो पेयर में तो वो जा रहा है जो करंट नोड है वो सोर्स से कितनी दूर है। अब वो दो अलग अलग रास्तों से विजिट हो सकता है, कोई भी नोड दो अलग अलग रास्तों से विजिट हो सकती है। जैसे कि अगर मैं लॉट के बारे में बात करूं, तो अगर लॉट को आप डायरेक्टली हॉट से विजिट करोगे तो वो डिस्टेंस 3 के साथ विजिट होगा, तो P डॉट डिस्टेंस जो आएगा, P डॉट डिस्टेंस वो आपका 3 आएगा। लेकिन अगर आप वाया डॉट कॉल करोगे लॉट को, मतलब डॉट भी पुश करवाएगा लॉट को, तो जब वो पुश करवाएगा तो वो 4 डिस्टेंस के साथ पुश करवाएगा। लेकिन उस वो उससे वो चीज करने से पहले हम यही पूछ लेंगे क्या वो विजिटेड वाली एरे में विजिटेड है क्या। तो ये काइंड ऑफ डिस्टेंस नहीं भी लेते, इसको सिर्फ विजिटेड भी बोल सकते थे, इसको डिस्टेंस ना बोल के आप सिर्फ विजिटेड नाम दे देते, और पुट करवाते समय बस ये बोल देते कि ट्रू है, तो वो भी एक तरह से काम चल जाता, क्योंकि आपको सारी नोट्स तक का डिस्टेंस नहीं चाहिए। लेकिन अगर सारी नोट्स तक का डिस्टेंस चाहिए हो तो वो भी आपका BFS कर सकता है। अगर सारी नोट्स तक का डिस्टेंस नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन है, तो आप विजिटेड भी ले सकते हो जो बूलियन टाइप का हो। बात समझ आ रही है ये ओके। कि कोई स्ट्रिंग विजिटेड है या नहीं है? हिट शुरू में विजिटेड नहीं था, तो मैंने बोला कि भाई पहली बार विजिट हो रहा है तो ट्रू मार्क कर दो उसको कि हाँ भाई ये वर्ड विजिट हो गया, हिट विजिट हो गया। हिट ने हॉट को कॉल लगाया, हॉट क्या अभी तक विजिटेड था नहीं था, तो उसको ट्रू मार्क कर दिया, यानी वो विजिट हो गया। अब वो कितने डिस्टेंस से विजिट हो रहा है अगर मुझे ये नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मेरे को तो एक ही डेस्टिनेशन का डिस्टेंस चाहिए। ये मैंने क्यों लिया था विजिटेड डिस्टेंस के टर्म्स में? अगर मेरे को एक ही सोर्स से सारे नोड्स तक का डिस्टेंस चाहिए होता तो वो हैश मैप दे देता हूँ। इस हैश मैप में हॉट पे पड़ा है L2 मतलब 2 पड़ा है, डॉट और लॉट पर 3 पड़ा है, डॉग और लॉग पे 4 पड़ा है, कॉग पर 5 पड़ा है। उस सोर्स से सारे डेस्टिनेशन का डिस्टेंस लाना हो तो वो आपका BFS कर सकता है, यही आगे जाके डाइक्सरा भी कर पाएगा। डाइक्सरा सिंगल सोर्स ऑल डेस्टिनेशन तक का शॉर्टेस्ट पाथ लाने में सक्षम होता है। अब आपको चाहिए सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन का, वो अलग बात है। एक ही डेस्टिनेशन चाहिए हो तो विजिटेड एरे बना लो जिसमें आप विजिटेड बुलियन की तरह से कर लो, या फिर इंटीजर की तरह विजिटेड कर लो, इट इज अप टू यू। ड्राई रन करूं या नहीं रिक्वायर्ड ड्राई रन, बताओ। रैप अप मैं समझ थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा देखो ड्राई रन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कर ही लेते हैं। सबसे पहले मेरे को इस वाली टेस्ट केस में ये बताओ सोर्स कौन है? हिट है। हिट। तो जो हमने हैश मैप बनाया है उस हैश मैप में अभी तक एक भी की पड़ी नहीं है,
तो एक तरह से एक भी की पड़ी नहीं है, यानी अभी मान लो कि सारे पे फॉल्स पड़े हैं, यानी डिस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, आपका नल पड़ा है, ये वाली की प्रेजेंट नहीं है, तो गेट करोगे तो नल आएगा, गेट करोगे तो नल आएगा, यानी ये की प्रेजेंट नहीं है, ये की प्रेजेंट, ये सारी नहीं है, ये सारी कीज आपके हैश मैप के अंदर नहीं पड़ी, नल पड़ा है उस की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है। अब आपने स्टार्ट करा, आपने बोला भाई सोर्स जो है वो लेवल 1 पे विजिट कर दो, तो जब मैंने उसको पॉप करवाया होगा तो मैंने पूछा क्या हैश मैप में वो की प्रेजेंट है, नहीं भाई नल पड़ा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग पहली बात तो क्या वो डेस्टिनेशन है, नहीं भाई हिट तो सोर्स है, ये तो सोर्स है, ये है डेस्टिनेशन, तो कोई नहीं, एटलीस्ट सोर्स तो है, विजिट तो हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए, डिस्टेंस वाले को एज अ विजिटेड मार्क कर रहे हैं हम, इसको एज अ विजिटेड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो हमने बोला कि चलो हिट विजिट हो गया पी डॉट डिस्टेंस के साथ, जो भी अभी डिस्टेंस है, जो भी क्या है 0 है, सॉरी एल 1 है, तो हिट विजिट हो गया 1 डिस्टेंस के साथ, ये हिट जो है सोर्स से एक डिस्टेंस दूर है, मतलब वो हिट ही सोर्स था, और हिट ने अपनी नेबर्स को कॉल कर दिया, तो उसने हॉट पर कॉल लगा दी, मतलब हॉट को पुश करवा दिया, और एक डिस्टेंस ज्यादा के साथ, तो जब हॉट पॉप हुआ तो वो डिस्टेंस 2 के साथ विजिट हो रहा है, 1 + 1 2 के साथ, तो ये विजिटेड की तरह काम आ रहा है, ये जो हैश मैप काम आ रहा है ये विजिटेड की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम। ओके, गॉट इट, समझ गया। ठीक है मतलब इन शॉर्ट हम हर एक नोड पे, आई मीन जैसे हिट हॉट गॉट लॉट, तो फिर इस पे हर एक वर्ड पे लूप लगा रहे हैं, राइट? बिल्कुल। और फिर अगर कोई वर्ड ऑलरेडी विजिटेड है, जैसे हिट विजिटेड है, हॉट के लिए हिट भी जाएगा, तो हिट पे हम कॉल ही नहीं लगाएंगे। समझ गया, बिल्कुल, समझ गया। तो ये दोनों 3 विजिटेड होंगे, ये दोनों 4 लेवल पे विजिटेड होंगे, और ये वाला 5 पे विजिटेड होगा। देखो अगर यहाँ पे टीएलई आता, एक चीज क्या कर सकते थे, टीएलई आते तो क्या करना चाहिए, अगर बीएफएस में टीएलई आ जाए, बहुत बार आएगा आप लोगों का जावा में स्पेसिफिकली, इस कोड को थोड़ा सा प्रून कैसे कर सकते हैं, प्रून मतलब बहुत सारी कॉल्स ना लगे, सारी एजेस पर ना जाए, उसके लिए क्या करें, छोटा सा काम करना है एक, पॉप के टाइम नीड नहीं है, फिर पुश के टाइम ही कर लेंगे। बिल्कुल। जो हम ये विजिटेड चेक है ये पॉप के समय ना करते हुए पुश के समय कर लें, तो हमारा वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उस केस में हम ये वाली एज पर कॉल ही नहीं लगाएंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कॉल लगा रहे हैं, डॉट ने लॉट को पुश किया होगा, फिर वो पॉप हुआ होगा, फिर उसने बोला होगा नहीं भाई मैं तो विजिटेड था, इससे बेटर क्या है, इससे बेटर डॉट लॉट को पुश ही ना करे, डॉग लॉग को पुश ही ना करे, तो बेटर, थोड़ा सा बेटर करने के लिए, मतलब अभी आप अगर रन टाइम देखोगे कि कितना ले रहा है, अभी आपका कोड रन टाइम ले रहा है 1800 मिली सेकेंड, मतलब ऑलमोस्ट 1.8 सेकेंड, ऑलमोस्ट 2 सेकेंड ले रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कॉल करते समय ही बोल दूं कि भाई वही नोड्स कॉल करना जो कि विजिटेड ना हो, वही नोड्स कॉल करना जो कि विजिटेड ना हो, मतलब अगर कोई ऑलरेडी नोड विजिटेड है, डिस्टेंस में कंटेन्स की आपने पूछा क्या ये जो पी जो नेबर वाला वर्ड है, नेबर वाला वर्ड क्या वो ट्रू पड़ा है, तो कंटिन्यू कर दो, मतलब वो पुश मत करना नोड, और यहाँ पर मत पूछो, इधर मत पूछो, तो आप जब पॉप करोगे तो वो पक्का से पक्का अनविजिटेड नोड ही पॉप होगा, तो इस केस में कोड चल जाएगा नो डाउट, पहले भी चल जाता, अभी भी चल जाएगा, देखते हैं एक बार चल रहा है क्या, नहीं अभी भी चलेगा, लेकिन सबमिट करूंगा थोड़ा सा फास्टर होगा कोड, एक बार देखते हैं कितना रन टाइम आएगा अब। ये क्या हो गया, अब टेल आ गया ये तो उल्टा पड़ गया मेरे ऊपर, बिगिन वर्ड से एंड है, एंड वर्ड एक्ने है, और हमारा हमने जब पुश किया तो हमने कंटिन्यू कर दिया, ओके, पुश किया तो कंटिन्यू किया, ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, पिछले केस में कोड चल गया, इसमें नहीं चला, अगर नेबर ऑलरेडी ट्रू है, जो नेबर है वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो कंटिन्यू, इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ, अगर जो नेबर है वो फॉल्स पड़ा है तो कंटिन्यू, लेकिन बात तो एक ही है, सॉरी एंड ऑपरेटर, यार ये कैसे हो गया, ये देखना पड़ेगा, अगर मैं वो पिछली वाली कंडीशन दोनों जगह लगा दूँ तो
शायद से फिर ये हैश मैप में लूप लगाते समय थोड़ा टाइम ले रहा होगा, मतलब हैश मैप में मैंने क्योंकि स्ट्रिंग पुश करी है इसलिए थोड़ा सा वो टीएलई आ रहा है मेरे को जो लग रहा है। अब वो टीएलई इस वजह से नहीं आ रहा कि हमने चेकिंग विजिटेड हमने लूप के अंदर कर ली, बट टीएलई शायद से वो हैश मैप की वजह से आ रहा है, क्योंकि हैश मैप में भी तो लूप लगेगा जब हम स्ट्रिंग्स को पुश करेंगे। तो अभी कोड एक बार देखते हैं कि अभी जो एक्सेप्टेड आया है वो कितने पे आया है। तो अब तो ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब ये हैश मैप में की वजह से ज्यादा टाइम ले रहा है। ये हैश मैप ना होता ना, तो ये अगर आप लूप करते समय विजिट कर रहे हो ना, तो आप बेसिकली लूप करते समय चेक कर रहे हो कोई नोड विजिटेड है या नहीं, तो आप एक तरह से उन एजेस के थ्रू विजिट ही नहीं कर रहे हो उन नोड्स को जो ऑलरेडी विजिटेड है। मतलब एक है लॉट ऑलरेडी विजिटेड है, पुश्ड है लॉट, बट बाद में विजिट होगा, अभी पुश हो रखा है, पॉप नहीं हो रखा। अभी मान लो हिट पॉप हो रखा है, हॉट पॉप हो रखा है, डॉट पॉप हो रखा है। हॉट ने लॉट तो पुश किया होगा क्योंकि हॉट का लॉट भी नेबर है, लेकिन एक एक तरीका है कि भाई आप डॉट से बोलो कि वो लॉट को पुश करवाएगा 4 डिस्टेंस के साथ, हिट हॉट डॉट लॉट। बट क्या डॉट को लॉट के साथ 4 डिस्टेंस पर पुश करना चाहिए? क्या 4 डिस्टेंस हमारे लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा? नहीं हुई। नहीं होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये हैश मैप ना होता ना, अगर आप ये इंडेक्स बेस्ड एक एरे ले लेते, उस केस में आप उसको पुश ही मत करवाओ। तो उसको पुश ही मत करवाओ, तो उसके लिए यहाँ पे एक इफ कंडीशन डाल दो जो अभी मैंने दिखाई थी कि यार नेबर विजिटेड हो तो उसको पुश मत करो। तो पुश करते समय विजिटेड मत करोगे तो थोड़ा सा कम टाइम चलेगा, कम टाइम में कोड चल जाएगा। ऑल्दो इस वाले क्वेश्चन में वो ज्यादा दे रहा है टाइम, क्योंकि हैश मैप में भी लूप लगता है, वहां पे आपका हैश कोड फंक्शन चलता है, हैश कोड में सारे कैरेक्टर्स पर लूप लगता है। सर वो जो लाइन है जहाँ पे हम डेस्टिनेशन के इक्वल चेक कर रहे हैं, मतलब इस वाले कोड में नहीं, जो नया कोड लिखा था उसमें, वो हाँ लाइन नंबर 31, वो 36 के बाद चेक कर सकते हैं इसमें। कर सकते हो, मतलब अगर ये नेबर डेस्टिनेशन हो तो डिस्टेंस +1 रिटर्न कर दो, बट बात सेम ही है वही, क्योंकि आप हैश मैप में तो तब भी लूप लगाओगे तो ऑलमोस्ट वो उतना ही टाइम जा रहा है, बल्कि ज्यादा ही जा रहा था अभी। कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, लेकिन ये वाली कंडीशन इसके अंदर डाल दो और रिटर्न डिस्टेंस +1 कर देना। ओके सर। ओके, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुड वी डिस्कस नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ? यस सर। सो इसी का ही एक वर्ड लैडर 2 है, बट मोस्ट प्रोबेबली वर्ड लैडर 2 में ट्राई यूज होता था जितना मुझे याद आ रहा है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। बेसिकली बहुत सारे टीएलई आ रहे थे इसलिए मैं ये करवा ही नहीं रहा। मतलब ये बहुत ही हद मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारा अनऑर्डर्ड मैप वगैरह यूज करना पड़ेगा, और जावा तो टीएलई पे टीएलई ही मारता है। तो ये क्वेश्चन तो छड़ ही दो, ये इतना इतना कोई भी नहीं पूछेगा जो हमेशा ही टीएलई आए। इन्होंने बहुत ही ज्यादा मुश्किल टेस्ट केसेस कर रखे हैं, ट्राई कर सकते हो, बट कंप्लीटली आउट ऑफ स्कोप है कि बहुत ही 0.001% चांस है कि कोई कंपनी इस तरह का हार्ड क्वेश्चन पूछ लेगी। हमने वर्ड लैडर 1 कर लिया, दैट इज सफिशिएंट। अगला क्वेश्चन है 0-1 मैट्रिक्स। एक डॉट सरचेत। हाँ। सो लास्ट क्वेश्चन में जो है हम सिर्फ सेट लेके भी हो जाता ना, मतलब मैप की एक्चुअली जरूरत नहीं थी ना उसमें। हाँ, क्योंकि हमें सिर्फ विजिटेड ट्रू या फॉल्स चाहिए, तो इफ ट्रू या फॉल्स के कंटेंस लिए एसेट और बोलो। नॉट कंटेंस चेक करना है बस, है ना? बिल्कुल। ओके cool. ओके, अगर जो ये मेरे को क्वेश्चन बता देगा उसको रॉटन ऑरेंजेस वाला क्वेश्चन समझ आ गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपको एक एक बाइनरी मैट्रिक्स मिल रखी है, यानी मैट्रिक्स में या तो जीरोस होंगे या वंस होंगे, और आपको बताना है क्या? आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट जीरो फॉर ईच सेल। हर एक सेल से सबसे पास वाला जीरो कितनी दूर है। मतलब अगर मैं इस वाले जीरो से पूछूं तो इस वाले जीरो के लिए सबसे नियरेस्ट जीरो कौन सा है इंक्लूडिंग इटसेल्फ, कितने डिस्टेंस दूर है वो? वो जीरो। जीरो डिस्टेंस पे, वो खुद ही जीरो है, तो उसको अगर इंक्लूड करेंगे तो वो जीरो डिस्टेंस दूर होगा। इस जीरो के लिए भी, इस जीरो के लिए भी, इस जीरो के लिए भी। इस वन के लिए नियरेस्ट जीरो कितना दूर है? 1। 1 डिस्टेंस दूर है, मतलब कोई सा भी 1 जीरो ले लो, चारों ही 1 डिस्टेंस दूर है। तो इस वन के लिए आंसर 1 ही आने वाला है, और बाकी सारे जीरोस के लिए आंसर 0 ही रहेगा। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई पहले टेस्ट केस में वो सेम ही आ गई, मतलब यही इनपुट है तो यही आउटपुट आ गया। लेकिन अगर मान लो ये वाली मैट्रिक्स है, दूसरी वाली मैट्रिक्स, ये थोड़ी ढंग की है। जीरो के लिए तो नियरेस्ट जीरो वो खुद ही है, जीरो के लिए नियरेस्ट जीरो वो खुद ही है, खुद ही है, खुद ही है, खुद ही है, तो ये 0 0 0 0 0 सेम रहने वाले हैं। बट वंस के लिए जो आंसर है वो चेंज आएगा। जैसे कि अगर मैं इस वाले वन के लिए बात करूं तो नियरेस्ट जीरो कितनी दूर है, कितने डिस्टेंस दूर है? 1 डिस्टेंस। ये तीनों ही जीरो एक एक डिस्टेंस दूर है, तो कोई सा भी ले सकते हो, तो 1 डिस्टेंस दूर आ गया।
इस वाले वन के लिए भी अगेन एक ही डिस्टेंस दूर है, इस वाले वन के लिए भी अगेन जीरो जो है, नियरेस्ट जीरो जो है वो एक डिस्टेंस दूर है। बट ये वाला जो वन है जो सबसे नीचे है मिडल में, ये वाला वन, इसके लिए जो नियरेस्ट जीरो है वो कितना डिस्टेंस दूर है? अगर 4 एडजेसेंट नेबर्स को एक डिस्टेंस दूर मानते हैं तो हम 2 डिस्टेंस, 1 + 1 2 डिस्टेंस दूर है। सो हमें हर एक सेल से उसका नियरेस्ट जीरो बताना है। कैसे बताएंगे? एनी आइडिया? हर एक सेल से नियरेस्ट जीरो। क्या पहली बात, मेरे को जितने भी वंस है उन सारे वन से बीएफएस लगानी पड़ेगी? जितने भी वंस है उन सबसे बीएफएस लगाओ। यस यस भाई, Yes. जब तक सारे वन से बीएफएस लगाओगे नहीं तब तक वहां से डिस्टेंस कैसे पता लगाओगे कि उससे नियरेस्ट जीरो कितना दूर है? आपको सारे वन से बीएफएस लगानी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही कोई नोड आपको विजिटेड मिल जाए कि यार एक नोड विजिटेड मिल गया, इस नोड से मुझे पता है कि कौन सा नियरेस्ट जीरो है, तो मेरे से, अगर मैं इसको समझाने की ट्राई करता हूँ, मान लो मैं बोलता हूँ कि आपको पता है कि आपको दिल्ली से, बेसिकली दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, दिल्ली से मुंबई जाने के लिए आपको पता है कि आपको 400 किलोमीटर चलना पड़ेगा। लेट से 400 किलोमीटर की राइड है। अब आपको मुंबई से आगे 3 रास्ते मिलते हैं, और वो 3 रास्ते लेट से आपको लेके जाते हैं, एक पुणे, एक लेट से लेके जाते हैं लाइक मे बी चेन्नई, एक में भी लेके जाते हैं हैदराबाद, और तीनों ही मान लो डेस्टिनेशन है अभी के लिए। और जो पहला रास्ता है वो लेट से है 100 किलोमीटर्स का, दूसरा रास्ता है लेट से 200 किलोमीटर्स का, तीसरा रास्ता है लेट से 300 किलोमीटर्स का। और ये तीनों ही डेस्टिनेशन नोड्स हैं, इनको तीनों को ही डेस्टिनेशन मानना है। तो अब अगर आप बोल रहे हो कि दिल्ली से, दिल्ली अभी अनविजिटेड था तो दिल्ली विजिट करना चाहता है कि मेरे से नियरेस्ट ब्लू वाली नोड कहाँ पर है, मेरे से नियरेस्ट ब्लू वाली नोड कहाँ पर है। तो अगर दिल्ली से मुंबई जाने का 400 किलोमीटर का एक रास्ता है और मुंबई बोल रहा है मेरे से जो नियरेस्ट ब्लू वाली नोड है वो 100 किलोमीटर है, तो दिल्ली से कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। तो अगर ये वाला वन बोलता है, ये वाला वन बोलता है कि भाई मेरे से जो ऊपर वाली नोड पर जाने का डिस्टेंस है वो 1 है, भाई मैं ऊपर वाली नोड पर एक डिस्टेंस, एक जंप पे जा पाऊंगा। और उस वन से 0 जाने का कितना डिस्टेंस है? उस वन से 0 जाने का एक डिस्टेंस हो जाएगा, कोई सा भी 0 पकड़ लो। तो मेरे वाले वन से किसी भी 0 जाने का क्या डिस्टेंस आ जाएगा? 1 + 1 1 + 1 2 आ जाएगा। तो मैं अगर किसी ऐसे वन पर चला जाऊं जिसको अपना डिस्टेंस पता हो, तो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा दैट वाला डिस्टेंस प्लस मेरे से मेरे नेबर पर जाने का 1 डिस्टेंस, तो +1 कर देना आपको। बात थोड़ी बहुत कच्ची पक्की अगर समझ आई है तो एक ड्राई रन और करते हैं एक बड़े से टेस्ट केस पर। नियरेस्ट 0 1 मैट्रिक्स आपका क्वेश्चन है शायद, नियरेस्ट 0 1 मैट्रिक्स। और क्वेश्चन का नंबर क्या है? क्वेश्चन का नंबर है लीड कोड 542। अब एक ग्रिड बनाते हैं। मान लो आपके पास ये वाली ग्रिड है, डिफरेंट रोज डिफरेंट कॉलम्स हो सकते हैं। तो क्या जो इनपुट है क्या ये एडजेसेंसी लिस्ट या एडजेसेंसी मैट्रिक्स या फिर एज लिस्ट, तीनों में से कुछ भी है क्या? नहीं ये तो एक नॉर्मल ग्रिड है जहाँ पे 0 डिनोट कर रहा है 0, 1 डिनोट कर रहा है 1, दैट्स। तो लेट से यहाँ 0 है, ये 0 है, ये 1 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 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 1 1 0 0 1 1 1। लेट से ये 0 है, लेट से 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1, लेट से 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1। हमें बताना क्या है? हमें बताना है हर एक नोड से उसका नियरेस्ट 0 कितनी दूर है। तो क्या 0 से तो नियरेस्ट 0 डिस्टेंस दूर होगा, मतलब वो खुद ही 0 है, 0 तो सेम रहने वाले हैं। तो क्या मैं 0 वाली नोड्स को ऑलरेडी विजिटेड मान सकता हूँ? 0 वाली नोड्स ऑलरेडी विजिटेड है एक तरह से, उनका आंसर निकल चुका है। अब जो भी नोड्स अनविजिटेड है वो 1 वाली नोड्स हैं, तो मैं हर एक 1 वाली नोड से बेसिकली बीएफएस लगाऊंगा, बीएफएस। और वो क्या बोलेगा? सबसे पहला वन बोलेगा कि भाई मेरे से नियरेस्ट 0 जो है उसके लिए एक्सप्लोर करते हैं सारे रास्ते। तो बीएफएस शॉर्टेस्ट पाथ। तो लेफ्ट गए, लेफ्ट जाते ही भाई इस वाले वन को एक 0 मिल गया। तो अगर एक डिस्टेंस जा रहे हैं, एक बार जंप किया है, तो इस वाले वन के लिए जो नियरेस्ट 0 आया वो कितने डिस्टेंस पर आया? इस पर जो 1 नियरेस्ट 0 आया वो 1 डिस्टेंस पर आया। अब
इसको मैंने विजिट कर दिया 1, मतलब अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, एक और मैट्रिक्स बना सकते हो, या फिर इसको एज अ -1 स्टोर कर दो, मतलब जो ऑलरेडी सेल्स जो 1 थे उनको -1 बना देना, ताकि 1 अपडेट करा हुआ और 1 ओरिजिनल में डिफरेंस समझ पाओ, मतलब ऑलरेडी जो सारे 1 1 हो उनको -1 कर देना, ताकि पता लग पाए कि वो सारे अनविजिटेड हैं। तो अब ये 1 हो गया, मतलब ये इसका जो नियरेस्ट 0 है वो 1 डिस्टेंस दूर है। चलो भाई ये तो विजिट हो गया, इसने BFS लगाई, काम खत्म इसका। फिर जो अगला 1 है उसने BFS लगाई, इस वाले 1 ने BFS लगाई, तो इसको भी दिख गया जो नियरेस्ट 0 है वो भी 1 डिस्टेंस दूर है, तो ये भी विजिट हो गया। ये वाला 1 है, ये वाला 1 BFS स्टार्ट करेगा कि भाई मेरे से नियरेस्ट 0 कितना दूर है, तो जस्ट ऊपर वाला सेल है, तो इसके लिए भी जो डिस्टेंस आया वो 1 आया। ओके जी, मतलब ऑब्वियसली चारों नेबर्स पर कॉल लगाएगा बट ऊपर ही मिल जाएगा इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस वाले 1 के लिए अब देखो, अगर ये मान लो पहले लेफ्ट पर कॉल लगाता है तो इसको लेफ्ट से मिलेगा आंसर 1, और लेफ्ट पर जाने का इसको डिस्टेंस मिलेगा 1 + 1 2। लेकिन क्या 2 मिनिमम मान लें, क्या 2 मिनिमम डिस्टेंस मान लें हम? नहीं नहीं भाई, हमें तो चारों नेबर्स पर कॉल लगानी चाहिए, और जैसे ही मैंने ऊपर वाले नेबर पर कॉल लगाई वो तो 0 डिस्टेंस है, ये 1 था, तो 0 + 1 इज बेटर देन 1 + 1, तो मैं 0 + 1 ले लूंगा, मैं 0 + 1 ले लूंगा, तो इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। 0 + 1 1। इस वाली नोट का आंसर क्या आने वाला है, इस वाली नोट का? 1 + हम बोलेंगे यार टॉप पर कॉल लगाओ 1 + 1, बेसिकली 1 + 0 तक जाने का रास्ता, या फिर यही 1 बोल देगा, तो फिर ये तो विजिटेड वाला 1 है, तो 1 + 1 2 डिस्टेंस वर्सेस 1 + 1 2 डिस्टेंस वर्सेस ये इन दोनों पर भी कॉल लगा रहा है, बट वो मैं दिखा नहीं रहा अभी के लिए क्योंकि 2 ही मिनिमम है इसके लिए भी, तो इसके लिए भी 2 जो है आंसर आ चुका है। इसने यहाँ पर भी कॉल लगाई है बट आई एम नॉट शोइंग यू दैट, क्योंकि फिर वो बहुत ही बड़ा ड्राई रन हो जाएगा, मतलब इसका पहले फिर वो आगे BFS लगाएगा, फिर वो जाके अपना आंसर बताएगा। एनीवेज, तो इसका आंसर 2 आ गया है। इस वाली नोट का आंसर क्या होगा? 1 इसने बोला भाई ऊपर ही एक मिल गया 0, तो इसका आंसर है 0 + 1 1। इसके लिए भी जस्ट ऊपर ही मिल गया 0 + 1 1। इसके लिए लेफ्ट में 1 + 1 2, टॉप में 1 + 1 2, नीचे तो अभी तक विजिटेड ही नहीं हुआ, तो आप विजिट करोगे तो वो ज्यादा आगे जा रहा है, तो वो डिस्टेंस नहीं आएगा, राइट में तो कुछ है ही नहीं, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 + 1, इसका भी डिस्टेंस आ जाएगा 2। इसके लिए जो नियरेस्ट नेबर है 0 वाला वो 2 डिस्टेंस है। अगर मैं राइट पर कॉल लगा रहा हूँ, मैट्रिक्स के बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे को डिस्टेंस क्या मिलना चाहिए? क्या मेरे को 0 मिल जाए? 0 मिलना चाहिए क्या? नहीं, 0 मिलेगा फिर तो 0 + 1 आप 1 ले लोगे, मेरे को कुछ ऐसी वैल्यू मिलनी चाहिए जो कभी भी आंसर ना बन पाए, तो कुछ इन्फिनिटी ले लो, या फिर इन्फिनिटी -1 ले लेना, या फिर बहुत बड़ी वैल्यू ले लेना, 1 E9 ले लेना, ताकि 1 E9 में 1 ऐड तो कर पाओ कम से कम, वरना इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू में 1 ऐड करोगे तो वो इंटीजर डॉट मिन वैल्यू बन जाता है, सर्कुलर नंबर सिस्टम होता है, -∞ में +1 करते हैं तो वो +∞ बन जाता है, सॉरी +∞ में +1 करोगे तो वो -∞ बन जाएगा। तो +∞ मत लेना, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू मत रिटर्न करना, बट कुछ ऐसी वैल्यू रिटर्न कर देना जो बहुत ही बड़ी हो, मतलब 1 E9। ये बात समझ आ रही है? अगर मैट्रिक्स के बाहर से आंसर मंगवा रहे हो तो आप 1 E9 रिटर्न करवा सकते हो। ओके, इस सेल के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? ये वाला सेल वो विजिट करेगा, लेकिन इसके लिए तो डिस्टेंस बेसिकली ज्यादा आएगा, इस पर विजिट करेगा उसके लिए डिस्टेंस ये बोल देगा 2 है, ये जो नियरेस्ट जो 1 है वो 2 डिस्टेंस पर है, एटलीस्ट ऊपर की तरफ जाकर। तो इसके लिए कोई बता सकता है, इस वाले 1 के लिए 2 अगेन, मतलब 1 2 या फिर 1 2। इस वाले 1 के लिए अगेन डिस्टेंस 1 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ये काम चलता रहेगा। इसके लिए ये वाला 1 आ जाएगा, मतलब ये ऊपर से 2 + 1 3 मांगेगा, लेफ्ट से 2 + 1 3 आएगा, राइट से भी कुछ ज्यादा ही आएगा, बट डाउन पर जाएगा तो डाउन के लिए 0 + 1 1 आ जाएगा। सो क्या बात समझ आ रही है कि हमें करना कैसा है? BFS, ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल। पूरा ड्राई रन तो नहीं करूं, शुड आई डू कंप्लीट ड्राई रन? बस दिखा देता हूँ आंसर। इन सारे 1s के लिए जो आंसर आने वाला है वो 1 ही आने वाला है, बेसिकली इन सब के लिए नियरेस्ट जो 1 है, जो नियरेस्ट 0 है वो एक ही डिस्टेंस दूर है, और फिर इसके लिए 2 डिस्टेंस दूर है, 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 इसके लिए भी, और इसके लिए भी। फिर ये जो आएंगे इनके लिए 3 3 आ जाएगा शायद, इसके लिए 3, इसके लिए भी 2 ही आएगा, 1 + 1, इसके लिए आई गेस 3 आ जाएगा, 1 वो आएगा क्या? हाँ ठीक है, वो आएगा 1 + 1, इसके लिए आई गेस 3 आएगा पक्का, इसके लिए तो 3 आएगा ना, हाँ जी 1 + 1 + 1 या फिर 1
+1 ओके। तो जो भी वैल्यू आएगी हमें वो वैल्यू रिटर्न करनी है। तो शुरू में हम क्या करना चाहते हैं, हम शुरू में जो भी सेल्स 1 है ना उनको -1 बना देंगे ताकि एक ऐसा बेसिकली वैल्यू आ जाए जो अनविजिटेड की तरह ट्रीट हो। तो लूप लगा लो और सारी वैल्यूज जो भी 1 है R0 से R0 लाइक लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ R प्लस प्लस, कॉलम 0 से लेकर कॉलम लेस देन मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ कॉलम प्लस प्लस, जिन भी सेल्स पर बेसिकली 1 पड़ा है उन पे 1 मत रखो, 1 वरना विजिटेड की तरह मान लोगे आप, उसको -1 बना दो और -1 को एज अनविजिटेड वैल्यू ट्रीट करना। -1 को ट्रीट करना कि ये वाला जो सेल है ये अभी तक विजिट नहीं हुआ है। अगर एक बार ये काम हो चुका है, अगर एक बार आपने जो भी सारे सेल्स थे उनको अनविजिटेड या फिर विजिटेड मार्क कर दिया, जो 0 होंगे वो ऑलरेडी विजिटेड है, जो 1 है उनको -1 बना दिया यानी अनविजिटेड मार्क कर दिया। अब आप हर एक दोबारा लूप लगाना, हर एक सेल से जो भी 1 है वहां से BFS लगाना, जो भी 1 वाला सेल है वहां से BFS लगाना पड़ेगा हमें। सो जो भी BFS से आंसर आएगा हम वो अपडेट कर देंगे। अगर मैट्रिक्स ऑफ R, C -1 आता है तो इससे BFS लगाओ और जो भी BFS से आंसर आएगा वो इस पर स्टोर कर दो। मैट्रिक्स ऑफ R, C पर BFS ऑफ मैट्रिक्स पास करते हुए, R पास करते हुए, C पास करते हुए जो भी वैल्यू आती है वो स्टोर कर देना एंड ये काम करते रहना। तो इज इट क्लियर, लाइक ये दो लूप समझ आ रहे हैं। पहले सारे अनविजिट मार्क कर दिए, फिर जो भी -1 है मतलब जो भी ओरिजिनली 1 थे वहां से हम BFS लगा रहे हैं और नियरेस्ट 1 ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इज इट क्लियर, नियरेस्ट 0 ढूंढने की। सो लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे उसी सेम मैट्रिक्स को, हम नई मैट्रिक्स नहीं बना रहे क्योंकि हमने उसी मैट्रिक्स में चेंजेस कर दिए। पब्लिक वॉइड BFS किसी एक नोड से मतलब एक मैट्रिक्स के किसी एक रो एक कॉलम से हमें BFS लगाना है, BFS लगाना है DFS नहीं। तो BFS तो क्यू से ही लगता है, क्यू DFS क्यों गलत हो जाएगा, कोई बता सकता है DFS क्यों गलत है? मतलब एक बार के लिए ये क्वेश्चन आप तब नहीं करोगे जब मैं इसको BFS में करवा रहा हूँ तो आपको लगेगा ये DFS में होने वाला है, लेकिन आंसर DFS से क्यों गलत आ जाएगा? डिस्टेंस बड़ा आ जाएगा। वैसे एक बार सोचने दो, क्या पता DFS से भी हो सके, एक बार चेक कर लेता हूँ। क्या पता टैग में दे रखा हो DFS, दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। मतलब एक बार ट्राई करना, एक बार DFS से खुद से एक बार एक्सप्लोर करना, कोई ना कोई एक ऐसा टेस्ट केस आपको दिख जाएगा जहाँ पे आंसर गलत आएगा। अभी के लिए मैं मान रहा हूँ कि यार BFS से तो आ ही जाना है आंसर, और ऐसा ज्यूम कर रहा हूँ कि DFS से गलत आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आंसर आ भी जाए तो एक्सपोनेंशियल टाइम लेगा वो, या फिर वो आंसर दे भी देगा तो क्योंकि एक्सपोनेंशियल टाइम लेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, या फिर आंसर देगा ही नहीं। इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज होगी, होपफुली ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ अभी। एनीवेज क्यू ऑफ पेयर हमें दो चीजें पास करनी पड़ेंगी, रो और कॉलम, और साथ में डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस तो पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रो और कॉलम ही काफी है, डिस्टेंस तो आपका मैट्रिक्स की वैल्यू पर ही पड़ा है। सबसे पहले क्या मैं जो सोर्स वाली नोड है बेसिकली जो करंट रो करंट कॉलम है उसको पुश कर सकता हूँ अपने क्यू के अंदर, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना ट्रेवर्सल BFS ट्रेवर्सल। यस यस इनफैक्ट बेसिकली गलत हो गया कोड। देखो मैंने ड्राई रन तो करवा दिया, 1 से BFS लगाने का ड्राई रन तो करवा दिया, बट रॉटन ऑरेंजेस में क्या करते थे? क्या हम रॉटन ऑरेंज से BFS लगा सकते थे या फ्रेश ऑरेंज से BFS लगा सकते थे? कहाँ से होता था BFS स्टार्ट? मतलब फ्रेश ऑरेंज को ढूंढना है कि भाई उसके लिए सबसे पास रॉटन ऑरेंज क्या है, या फिर रॉटन ऑरेंज जहां जहां तक अपना प्रकोप, जहां जहां तक अपना रॉटनेस फैला सकता है वो हम करते थे। क्या कौन सी अप्रोच फॉलो करी थी? फ्रेश से लगाते ना भैया। फ्रेश से नहीं था। क्या हमारा जो वहां पे BFS था क्या वो रॉटन ऑरेंजेस से था? शुरू में हम सारे रॉटन ऑरेंजेस को पुश करते थे, याद करो। हमने शुरू में सारे रॉटन ऑरेंजेस को अपने सबसे पहले वाले लेवल में पुश कर दिया था, मल्टी लेवल BFS। जितने भी सारे रॉटन ऑरेंजेस थे वहां से BFS लगाओ, क्योंकि वही तो बताएंगे कि सबसे वो पहले किन किन को रॉट कर पाएंगे, फिर वो अगले किन किन को रॉट कर पाएंगे, फिर वो अगले किन किन को रॉट कर पाएंगे। तो एक्चुअल में अभी जो हम कर रहे हैं वो गलत आंसर दे सकता है अभी जो कर रहे हैं, या फिर अगर सही भी देगा तो भी एक्सपोनेंशियल टाइम जाएगा, क्योंकि अभी हम फ्रेश ऑरेंजेस से पूछ रहे हैं कि भाई मतलब एक तरह से 1 वाले सेल से पूछना है, यानी फ्रेश ऑरेंजेस पूछना जिसका आंसर निकालना है कि भाई तेरे से सबसे पास रॉटन ऑरेंज क्या है। 0 इज एक्टिंग एज अ रॉटन ऑरेंज, 1 इज एक्टिंग एज अ फ्रेश ऑरेंज। 0 क्या कर रहा है? 0 एक्ट कर रहा है एज अ रॉटन ऑरेंज के भाई
ये अपना रॉटनेस मिलाएगा क्योंकि हमें हर एक सेल से नियरेस्ट 0 निकालना है, और 1 जो है वो एज अ फ्रेश ऑरेंज एक्ट कर रहा है कि उसके लिए सबसे नियरेस्ट 0 कौन है। तो फ्रेश वाला ऑरेंज कब तक रॉट हो जाएगा, वो सबसे सबसे करीबी कौन से ऑरेंज के साथ रॉट हो पाएगा। तो आप फ्रेश ऑरेंज के साथ बीएफएस नहीं लगा रहे थे, फ्रेश ऑरेंज के साथ बीएफएस नहीं लगाया था हमने। जो बीएफएस लग रहा था वो फ्रेश ऑरेंजेस से स्टार्ट नहीं हो रहा था, बल्कि वो उन्हीं रॉटन ऑरेंजेस से ही स्टार्ट हो रहा था। इससे अचीव क्या होगा, इससे अचीव आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर चला जाएगा। वरना अभी कितना जाएगा, अगर मैं हर एक नोड से बीएफएस लगाऊंगा कोड तो चल जाएगा, हर एक नोड से बीएफएस लगाना, एक बार बीएफएस लगाना एन स्क्वायर, हर एक नोड से लगाना, तो एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, क्या एन की पावर 4 चला गया, यस और नो। और क्या एन की पावर 4 तो ऑब्वियसली टीएल ही दे देगा, क्या एन की पावर 4 तो टीएल ही देगा। कोड चल जाएगा लेकिन ज्यादा टाइम में चलेगा। फ्रेश वाले ऑरेंजेस से टाइम डीएफएस बीएफएस लगाओगे तो आपका ऑर्डर ऑफ एन की पावर 4 जाएगा, और यही रीजन फिर डीएफएस के लिए भी है। फ्रेश ऑरेंजेस से डीएफएस भी लगाओगे तो कोड चलेगा, डीएफएस भी करोगे तो भी चलेगा कोड, बट वो एन की पावर 4 टाइम लेगा। लेकिन अगर रॉटन ऑरेंजेस से बीएफएस लगाया तो वो सिर्फ एन स्क्वायर में चलेगा, क्योंकि आप सिर्फ उन्हीं नोड से स्टार्ट कर रहे हो ट्रेवर्सल जो कि अपने नेबर्स को रॉट कर देंगे, जो कि वंस को आंसर दे देंगे। क्यों, ये 0 जैसे ही इस 1 पर पहुंचेगा वो उसका आंसर बना देगा, ये 0 जैसे ही इस 1 पर पहुंचा उसने उसका आंसर बता दिया। ये इस वाले 0 ने जैसे ही अपने नेबर वाले 1 पर पहुंचेगा उन सबका वो आंसर 1 बोल देगा। फिर सिमिलरली ये वाला जो 0 है ये और आगे डिस्टेंस अपना प्रोपोगेट करेगा। रीजन समझ आ रहा है कि हमें 0 से बीएफएस क्यों लगाना चाहिए ना कि 1 से। हाँ या ना, या ये पॉइंट दोबारा बताऊं। सर हाँ मुझे जी अर्ज। शिवांश क्या मतलब नहीं है, दोनों सेम ही चल जाएगा। दोनों सेम ही चल रहे हैं ये लग रहा है। देखो अभी मैं क्या कर रहे वाला था, कोड मैं बोल रहा था सारे रो पर जाओ, सारे कॉलम पर जाओ, जहां से भी बीएफएस बेसिकली जहां से भी 1 मिलता है वहां से बीएफएस स्टार्ट करो। जो जितने भी 1 होंगे वहां से बीएफएस लगेगा, और एक बार बीएफएस लगाना यानी एन स्क्वायर काम करना, क्योंकि एक बार बीएफएस लगाना वर्स्ट केस में पूरा मैट्रिक्स ट्रेवल कर सकता है। तो अगर एक बार बीएफएस लगा रहा हूँ तो एन स्क्वायर चलेगा, लेकिन एन स्क्वायर बार लगा रहा हूँ तो क्या एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एन की बार 4 चला गया, अभी जो कोड करने वाला था मैं। यस सर। यस, चल जाएगा कोड लेकिन टीएल ही देगा। मतलब वैसे तो छोटे टच केसेस पे चल जाएगा, बट ओवरऑल बड़े टच केसेस पे टीएल ही देने वाला है। लेकिन अगर मैं उल्टा करूं, मैं क्या बोलता हूं, मैं एक ही बार बीएफएस लगाऊंगा, उसमें मल्टीपल सोर्स ले लूंगा, एक ही बार बीएफएस उसमें सारे के सारे रॉटन ऑरेंजेस एक साथ पुश कर दूंगा। सिंगल बीएफएस, सिंगल बीएफएस, और उसमें मल्टीपल सोर्स, उसमें सारे रॉटन ऑरेंजेस यानी सारे जीरोस एक साथ पुश कर दिए, सारे जीरोस एक साथ पुश कर दो। तो तब क्या होगा, तब देखते हैं। पहले तो यार मेरे को ये मैट्रिक्स दोबारा से बनानी पड़ेगी उसके लिए। तो मैं यहाँ पर जहाँ पे भी जीरोस थे वहाँ पे दोबारा जीरोस ले लेता हूँ, बेसिकली इन सब पे जीरोस थे, और जहाँ पे भी 1 थे मैंने उनको -1 मार्क कर दिया है। इतना तो अभी भी करना ही पड़ेगा, बट अब आप ऐसा करना, जितने भी जीरोस हो ना उसी से ही बीएफएस स्टार्ट करना है और उनको एक साथ पुश कर दो, क्योंकि एक ही बार बीएफएस करना चाहते हैं हम। बार बार बीएफएस करेंगे तो एन की बार 4 चला गया, और एन की बार 4 चला गया तो टीएल ही आ गया। एक ही बार बीएफएस करेंगे तो सबको एक साथ सोर्स ले लो, सारे जीरोस को, कि भाई तू बता दियो तेरे से नियरेस्ट जो भी सेल्स हैं उन तू किन किन का आंसर बन सकता है। ये वाला 0 किन किन का आंसर बन सकता है, बीएफएस में डाल दिया। ये वाला 0 बीएफएस में डाल दिया, ये वाला 0 क्यू में डाल दिया। ये सारे जीरोस मैंने क्यू में इंसर्ट करवा दिए, और अब एक ही बार बीएफएस चल रहा है। अब मैं बोला सबसे पहला नोड पॉप कर दो, ये तो विजिट हो गया, ये अपने नेबर्स को विजिट करवा देगा कितने डिस्टेंस के साथ, ये वाला नेबर कितने दूर है एक 0 से, ये वाला नेबर 1 एक दूर है, चलो इसका तो एक ही नेबर था। फिर ये वाला पॉप हुआ 0, इसने बोला मेरे तेरा जो जो ये जिस नोड पर हम पहुंचे हैं ये वाला मेरे से तू एक दूर है, तो तेरा आंसर 1 हो गया। हम करंट नोड से नहीं पूछ रहे कि भाई वो अपना आंसर ढूंढने का, हम जिस नोड जो नोड आंसर बनाने वाली है उस नोड को बोल रहे हैं कि भाई तू जिन जिन का आंसर बन सकती है उन तक चले जा। ये वाली नोड जिन जिन का तू आंसर बन सकती है उन का तू आंसर बना जा। मतलब तेरा जहां जहां पे बीएफएस जा रहा है वहां वहां पर तू अपना आंसर अपडेट कर दे। तो इसका बीएफएस यहाँ पे गया तो इसने इसका आंसर 1 बनाया, इसका बीएफएस इधर गया इसने इसका आंसर 1 बनाया, इसने यहाँ पे बीएफएस लगाया होगा ऑलरेडी विजिटेड है, यहाँ पर बीएफएस लगाया आउट ऑफ द मैट्रिक्स, इधर गए 1 विजिट कर दिया, नीचे तो 0 पड़ा है,
-1, तो इसने बेसिकली सॉरी 0 से BFS लग रहा है, तो इसने अपने आप को तो विजिट कर ही रखा है, 0 तो ऑलरेडी विजिटेड मानना है आपको, बट नेबर्स पर कॉल लगाई तो आपने बोला कि तूने इसको विजिट मार्क कर दिया, इसको विजिट मार्क कर दिया एक डिस्टेंस के साथ, इस वाले 0 ने इसको एक डिस्टेंस के साथ, इस वाले ने 0 ने इसको एक डिस्टेंस के साथ। सिमिलरली अभी तो लेवल बाय लेवल चल रहा है ना, मतलब पहले सारे लेवल 0 वाले विजिट होंगे, फिर सारे लेवल 1 वाले, फिर अगले लेवल पे सारे लेवल 2 वाले। तो ये सारे लेवल 1 वाले इन्होंने इन सारे जीरोस ने विजिट कर दिए, ये सारे लेवल 1 पे विजिट हो गए, बेसिकली इन सारे जीरोस की वजह से ये सारे लेवल 1 पे विजिट हो जाएंगे। अब ये 1 वाली नोड क्या करेंगे, अब इनकी वजह से जो अगले लेवल पे नोड्स आने वाली हैं, क्या वो 2 डिस्टेंस के साथ आने वाली हैं? अब जो भी नोड्स बचेंगे वो 2 डिस्टेंस के साथ आ जाएंगी। यस यस, ये वाला 2 डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला 2 डिस्टेंस आ जाएगा, ये 2 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 आ जाएगा, सॉरी ये 2 नहीं, ये वाला 2 आ जाएगा। फिर सिमिलरली ये वाला 2 आ जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा। फिर अगले लेवल पे बेसिकली वो लेवल बाय लेवल चल रहा होगा आपका ट्रेवर्सल, ये 2 जो करेंगे ये क्या करने वाले हैं, ये अगले लेवल वाली नोड्स को 3 डिस्टेंस के साथ विजिट कर देंगे, और ये वाला भी 2 ही है। तो जो भी बची हुई नोट्स होंगी वो 3 डिस्टेंस के साथ विजिट होंगी। अब बात समझ आ रही है, क्या एक ही ट्रेवर्सल चला, सारी नोट्स पर हम एक ही बार गए अब, यस समझ गया। क्योंकि सिंगल BFS मल्टी सोर्स BFS, एक ही बार BFS करा, सारे रॉटन अरेंजेस को, सारे जीरोस को एक साथ पुश कर दिया, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग किस फॉर्मेट में, आंसर किन को ढूंढना है, आंसर ढूंढना है 1 वाले सेल्स को, कि भाई मेरे से नियर 0 कौन है, लेकिन हम BFS 1 से नहीं कर रहे, हम BFS 0 से कर रहे हैं। 0 बताएगा कि मैं किस किस का आंसर हूँ, ये वाला 0 बताएगा मैं किस किस का आंसर हूँ, ये वाला 0 बताएगा मैं किस किस का आंसर हूँ। फिर वो 1 बोलेंगे कि उनकी वजह से और कौन कौन से आंसर 2 बन रहे हैं, वो 2 बोलेंगे कि उनकी वजह से किस किस का आंसर 3 बनेगा, एंड सो ऑन। तो रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। क्या ये बात बाकी लोगों को भी समझ आई है? एक बार चैट में बताओगे कि हमें जीरोस से BFS लगाना चाहिए ना कि 1 से BFS, और मल्टी सोर्स BFS लगाना चाहिए ना कि बार बार BFS। हाँ जी ठीक है, तो कभी कभार गलती भी अच्छी हो जाती है, गलती से मतलब सीखने को मिल जाता है कि हाँ यार ये गलती हम भी कर सकते थे, जो कि मैं करने वाला था। सो अब क्या करने वाले हैं हम, जो भी सेल्स 0 होंगे उन सबको क्यू के अंदर पुश कर दो, मतलब एक ही क्यू बनाओ पेयर टाइप की, एक साथ सारे सोर्सेस ट्रीट कर लो सबको, जो भी जीरोस है, वंस नहीं जीरोस। तो अगर, और इसको एक ही लूप में भी कर सकते थे आप इनफैक्ट, कि अगर कोई नोड बेसिकली 1 हो तो उसको -1 बना देना, और वरना अगर वो 0 हो तो उसको विजिट करने के लिए पुश कर देना, वरना उसको क्यू के अंदर पुश कर दिया ताकि वो BFS स्टार्ट कर पाए। तो करंट रो का कॉलम मैंने क्यू के अंदर पुश करवा दिया। फाइनली सेम ही मैट्रिक्स रिटर्न होगी, तो मैट्रिक्स तो ये रिटर्न होने वाली है, बट अब BFS एक ही बार चलेगा। सो स्टार्ट करें BFS। हाँ जी ठीक है, पब्लिक स्टैटिक क्लास पेयर int रो int कॉलम पेयर int r int c, this dot r is equal to r, this dot c is equal to c। ओके, सो हमने जब तक क्यू खाली नहीं करवा लेते तब तक हमें काम करना है। काम क्या करना है, करंट रो करंट कॉलम को पॉप करवाना है। तो पेयर पॉइंट, जो करंट पॉइंट है वो पॉप करवाया, मतलब रो का कॉलम पॉप करवाया, और इस वाले नोड से बोल दिया कि भाई तेरा जो भी डिस्टेंस है उस वाले डिस्टेंस के साथ विजिट हो जा तू। सो डिस्टेंस भी आई गेस रखना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि कितने डिस्टेंस के साथ विजिट हो रहा है वो भी रखना है। सो अगर जो करंट नोड है वो आप सबसे पहले जो सारे 0 वाली नोड होंगी वो कितने डिस्टेंस के साथ विजिट होनी चाहिए, सारी जीरोस का आंसर क्या रहना चाहिए, 0 0 ही रहना चाहिए। जीरोस का नियरेस्ट 0 ही है, मतलब 0 डिस्टेंस दूर है। जो भी नोड पॉप होएगी पहली बार तो उससे पूछना क्या वो ऑलरेडी विजिटेड है, वैसे पुश करते समय विजिट चेक कर लो, तो पॉप करते समय चेक नहीं करना पड़ेगा, तो आप सिंपली विजिट कर दो, यानी मैट्रिक्स ऑफ P.R, P.C में जो भी ये वैल्यू है उससे विजिट कर दो, मतलब जो भी P डॉट डिस्टेंस है उससे विजिट कर दो कि भाई इतने डिस्टेंस से विजिट होगा। और अब चारों नेबर्स पर कॉल लगानी है। तो 4 नेबर्स पर कॉल कैसे लगाते थे, मतलब बेटर तरीका क्या है हार्ड कोड करने से बेटर, डायरेक्शन एक्स एक dx नाम की एरे बना लो जो 0 0 -1 +1 होगी, और एक dy एरे बना लो जो कि 1 -1 0 0 होगी। यानी ये हो गया आई गेस आपका
राइट जाना, मतलब y में +1 करना, ये हो गया लेफ्ट जाना, ये हो गया टॉप जाना, ये हो गया बॉटम जाना। तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों डायरेक्शन में आपको जाना है, क्योंकि 4 एडजेसेंट नेबर्स पर आप अपना नियरेस्ट 0 फैला सकते हो। तो आपको क्या करना है, इन सारे नेबर्स पर कॉल लगाना है। कैप्स लॉक कैसे आ गया, फॉर d इज इक्वल टू 0, d इज लेस देन 4, d प्लस प्लस, जो नेबर का रो निकलेगा वो निकलेगा मेरा खुद का रो प्लस dx ऑफ d, जो नेबर का कॉलम निकलेगा वो निकलेगा मेरा खुद का कॉलम प्लस dy ऑफ d। अब अगर नेबर सेल एक बाहर चला गया मैट्रिक्स के, नेबर सेल जो है वो मैट्रिक्स के बाहर है, यानी नेबर रो लेस देन 0, नेबर कॉलम लेस देन 0, नेबर रो ग्रेटर देन इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ, या फिर नेबर कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ, तो कुछ कर नहीं सकते, तो मत पुश करो ऑब्वियसली। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, इस सेल को मैट्रिक्स में पुश नहीं करेंगे, कंटिन्यू। वरना अगर विद इन द मैट्रिक्स है तो भी कौन सा कॉर्नर केस आ सकता है, अगर कोई एक सेल है जो कि विद इन द मैट्रिक्स ही है, बट अगर वो ऑलरेडी विजिटेड हो तो क्या मुझे दोबारा विजिट करना चाहिए? नहीं। और कमा एनसी पर अगर आपका बेसिकली -1 के अलावा कुछ भी पड़ा हो तो वो सेल ऑलरेडी विजिटेड है, वो सेल ऑलरेडी विजिटेड है, तो भी उसको पुश मत करो। अब फाइनली जो भी आपका नेबर है उसको आप पुश कर सकते हो। सो क्यू डॉट पुश न्यू नेबर न्यू पेयर एन आर कमा एन सी, नेबर का रो कमा नेबर का कॉलम, और उसका डिस्टेंस कितने से विजिट होगा, वो जो भी नेबर होगा +1 होगा। p डॉट डिस्टेंस +1, जो भी मेरा डिस्टेंस होगा उससे एक ज्यादा। फाइनली सारी नोट्स अपडेट हो चुकी होंगी, तो जो रिटर्न कर रहे हो वो आप कर दोगे, मैट्रिक्स सेम ही मैट्रिक्स रिटर्न हो रही है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे, बस थोड़ा बहुत क्यू का स्पेस लगाए, जो भी लगाए। कुछ ऑपरेशन नहीं होता क्या क्यू में, ऐड होता होगा। ठीक है, तो हमारा कोड चल पा रहा है। जो मैं पिछला कोड करने वाला था वो करता तो टीएलई आता, वो मैं करने से ही बच गया, अभी भी रॉन्ग आंसर आ रहा है वैसे। मैट्रिक्स है 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0, तो भाई हर वन के लिए जो नियरेस्ट 0 आना चाहिए वो एक डिस्टेंस दूर आना चाहिए, लेकिन मेरा इन सब के लिए 2 2 आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हमने पहले बोला डी एक्स और डी वाई में चारों नेबर्स होने चाहिए, हाँ भाई चारों नेबर्स हैं, और आर सी डिस्टेंस शुरू में जो भी 1 थे उनको -1 बना दिया, वैसे वो 1 भी रहते तो भी कोई फर्क नहीं, -1 होना चाहिए। और फिर जो 0 सेल्स हैं, अच्छा देखो जो 0 सेल्स हैं, मैं बोलूंगा जो शुरू में 0 है वो नॉट इक्वल टू -1 है। अच्छा हाँ ठीक तो है, ठीक तो है। एल्स वाले केस में मैंने पुश कर रखा है, यानी जो शुरू में 0 थे वो सोर्स हैं 0 डिस्टेंस के साथ। किसी भी नोड को पॉप करना तो मैट्रिक्स ऑफ आर कॉमा सी पर पी डॉट डिस्टेंस डाल लेना। अगर ऑलरेडी मैट्रिक्स ऑफ पी डॉट आर कॉमा पी डॉट सी ऑलरेडी उसमें -1 के अलावा कुछ पड़ा है तो मत डालना, मतलब अगर इसमें कुछ -1 ही पड़ा है तो ही अपडेट करना है इसकी वैल्यू को, या फिर आप बोल सकते हो, हाँ ठीक है यही करते हैं एक बार। अगर मैं यहाँ पर भी 1 ले लूँ, यहाँ पर भी 1 ले लूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। ठीक है अब करेक्ट आ रहा है। ओके, सो किसी भी नोड को विजिट कर रहे हैं तो पहली बार ही विजिट करना, मतलब किसी भी नोड का डिस्टेंस आप पुट कर रहे हो मैट्रिक्स के अंदर तो वो ऑलरेडी अगर -1 हो तो ही पिट करना, अगर वो -1 ना भी हो तो भी डीएफएस लगा देना, बीएफएस लगा देना। क्यों? क्योंकि अगर शुरू में 0 पर हो गए, 0 से पूछोगे क्या तू -1 है, नहीं भाई वो तो -1 नहीं है, तो कॉल मत लगाओ। क्या 0 से कॉल नहीं लगानी चाहिए हमें नेबर्स पर? लगानी चाहिए। लगानी चाहिए। तो अगर कोई सेल -1 हो तो उसकी वैल्यू को अपडेट कर दो, अगर कोई सेल ऑलरेडी विजिटेड हो तो उसको दोबारा से अपडेट मत करना, मतलब उसको ज्यादा डिस्टेंस से विजिट मत कर देना, किसी भी सेल को ज्यादा डिस्टेंस से दोबारा विजिट मत करना। कोई पहली बार विजिट हो रहा हो तो ही विजिट होना चाहिए, फिर नेबर्स उनको पुश कर देना जो कि अनविजिटेड नेबर्स हो, जो भी अनविजिटेड नेबर्स हो उन सबको पुश कर दिया। तो
मल्टी सोर्स बीएफएस कर रहे हैं, एक ही बार बीएफएस हो रहा है, एक ही बार बीएफएस होएगा तो फर्स्ट केस में सारी नोड्स पर एक ही बार जाओगे, और अगर सारी नोड्स पर एक ही बार जाओगे तो एन स्क्वायर काम हो रहा है, क्योंकि एन स्क्वायर नंबर ऑफ नोड्स हैं, ना कि एन की पावर 4। हम जितने भी जीरोस हैं या जितने भी वंस हैं उतने से बीएफएस नहीं लगा रहे, हम सिर्फ और सिर्फ एक बार बीएफएस लगा रहे हैं, फिर कितने भी जीरोस हो कितने भी वंस हो फर्क नहीं पड़ता। ये आपका ऊपर वाला फंक्शन था। क्या ये काफी हद तक सिमिलर ही था रॉटन और एंजेस से? सर इसमें ना जैसे आपने बताया था कि डायरेक्ट लगता है कि डीएफएस से लगेगा, तो बीएफएस मतलब वो तो रीजन समझ गया था मैं कि एन के बाय 4 जा रहा था उसमें। पर इसमें ये भी कह सकते हैं कि जैसे शॉर्टेस्ट पूछा था इसलिए बीएफएस लगा रहे हैं। नहीं, शॉर्टेस्ट पूछा था तब भी डीएफएस लग सकता था तब भी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक मैट्रिक्स में निकालना था कि हर एक नोड का सबसे नियरेस्ट नोड क्या है, और हर एक नोड का निकालना था, इसलिए डीएफएस दिमाग में आ सकता है, और इस तरह के क्वेश्चन में पहले डीएफएस ही दिमाग में आएगा। लेकिन वही है, फिर वो जब कोड चलता फिर टीएलई आता, फिर देखते यार कि एन 10 की पावर 4 है, ऐसे केस में एक ही बार ट्रेवर्सल कर सकता हूँ, बार बार नहीं कर सकता। फिर आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए एक ही बार ट्रेवर्सल करो, यानी सारे सोर्सेस को एक साथ ट्रेवर्स करना है, ऐसा नहीं कि हर एक सोर्स से नया डीएफएस नया डीएफएस नया डीएफएस या फिर नया बीएफएस नया बीएफएस। फिर आपको ये एल्गोरिथम याद आनी चाहिए कि यार एक मल्टी सोर्स बीएफएस नाम की एल्गोरिथम थी, जो बहुत ही पावरफुल एल्गोरिथम थी। बहुत ही सिंपल बात कहती है मल्टी सोर्स बीएफएस, कि सारे सोर्सेस को एक साथ विजिट कर दो, लेकिन इतनी पावरफुल है कि एन की पावर 4 से सीधा एन की पावर 2 पर ले आई ऑप्टिमाइजेशन, यानी कोड जो टीएलई दे रहा था वो सीधा अब एक्सेप्टेड आ गया। ये सर समझ गए। आई गेस मैंने पहले कभी करा होगा तो टीएलई आया होगा, नहीं मैंने नहीं कर रखा कभी, तो रखा है शायद, क्या कर रखा है, आई गेस यही है जो अभी कर रखा है। देख रहे हो वैसे अभी जो मैंने कोड दिखाया था, मतलब बिगिनर लोग ऐसे कोड करते हैं 2020, मतलब आप आज से मई 30 2020, आज से 3 साल अप्रोक्सीमेटली पहले, आज से 3 साल अप्रोक्सीमेटली पहले सेम जो क्वेश्चन अभी मैंने जावा में करा है वो मैंने सी प्लस प्लस में करा था। सी प्लस प्लस में कोड छोटा होना चाहिए, बट कोड देखो क्योंकि एक ही चीज हो गई जिससे कोड बड़ा हो गया। क्या? मैंने वो चार जो लूप बेसिकली जो चार नेबर्स हैं उनके लिए चार इफ कंडीशन लगा दी, और वो भी इतनी बड़ी बड़ी लगाई है, मतलब भाई साहब। तो इम्प्रूव तो करोगे, कोडिंग 1 साल तक लगातार भी करते रहो, 1 साल क्या 6 महीने तक भी करते रहोगे, मतलब जब से कोर्स स्टार्ट हुआ होगा तब से और अब तक अपने आप में इम्प्रूवमेंट तो देखी होगी, जो लोग शुरू से हैं और जो लोग बीच में ज्वाइन करे थे उन्होंने उस पॉइंट से इस पॉइंट पर भी इम्प्रूवमेंट देखी होगी, यानी पेप कोडिंग वाले कोर्स से अब तक देखी है इम्प्रूवमेंट अपने लीड कोड स्किल्स में या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में। ये सर चित। मतलब मैं गिक्सर में पोस्ट पेड प्रोग्राम पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब बच्चों का डिफिकल्ट, मतलब बच्चों का मेंटली लेवल जो होता है वो इस तरह का होता है कि उन्हें जो मर्ज टू सॉर्टेड एरेज है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आता, और उनके सामने अगर स्पाइरल ट्रेवर्सल वाला क्वेश्चन ले आओ जो मैट्रिक्स के अंदर होता है, तो वो मतलब अभी कल करवाया है वो खत्म है वो लोग। तो वही फिर लोग अगर थोड़ा बहुत भी मतलब हिम्मत करके पढ़ लिए वो चीज टॉपिक्स, आगे जाके मर्ज टू सॉर्टेड एरे इतना इजी लगता है। तो हर चीज पहली पहली बार मुश्किल लगेगी, ये बीएफएस वगैरह पहली पहली बार मुश्किल लग रहा है, मल्टी सोर्स बीएफएस डीएफएस ये वो, आगे जाके डाइक्सट्रा वगैरह। लेकिन एक बार जब पूरा टॉपिक खुद से गो थ्रू करके सारे क्वेश्चन सबमिट करोगे तो क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे। क्योंकि मेरे को ही देखो, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन
ऑब्वियसली अगर मैं नहीं भी पढ़ा रहा होता तब भी मैंने 2-3 बार हर टॉपिक का ट्राई रन कर लिया था। उससे जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थी एटलीस्ट वो इतनी हो गई थी कि कोई भी नया क्वेश्चन भी आता ना तो वो भी सॉल्व कर सकता था मैं। तो वो आपको करनी है। आप लोगों को भी मोटिवेशन दे देता हूँ, उस बैच में भी दी थी। अ, अगर मैं बेसिकली अपने अपने जो मेरी टीम में मेरी बेसिकली HLO टीम है, हाइपर लोकल ऑब्जर्वेबिलिटी, उस टीम में मैं अपने 2 सीनियर्स के ऐसी प्रोफाइल देख रहा था, मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो एक सीनियर बेसिकली अनुज नाम है, SDE 4 के इक्विवेलेंट है, मतलब यहाँ पे रोल का नाम होता है लीड मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ। इट इज इक्विवेलेंट टू SDE 4। सोच सकते हो कौन सी कंपनी से स्टार्ट किया होगा, मतलब ऐसी तुक्का। एक्सपीरियंस भले ही ज्यादा साल का हो गया, लेकिन कौन सी कंपनी से स्टार्ट किया है, एनी आइडिया? TCS। TCS से। TCS से स्टार्ट किया है एज अ असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर। मुझे नहीं पता कौन सा रोल होता है ये, बट आई गेस 3-4 लाख वाला ही होता होगा मोस्ट प्रोबेबली। 3.6 3.36। तो इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये भी मेरी टीम में है, मतलब SD 4 है, ये मेरे मेंटर थे जब मैंने इंटर्नशिप करी थी। और एक और है बेसिकली सीनियर मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ, ये SD 3 होता है, SD 3 के इक्विवेलेंट होता है। इनका भी अगर स्टार्टिंग दिखाऊं, एनी गेसेस अगेन, कहाँ से स्टार्ट किया होगा? TCS। नहीं, TCS नहीं, इस बार ए- विप्रो। तो विपी लाइक TCS विप्रो यहाँ से स्टार्ट करके, ये जो वर्किंग प्रोफेशनल आप में से लोग हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी वो दे रहा हूँ मोटिवेशन के यार, एज सर्विस बेस्ड कंपनी से भी स्टार्ट करके इस लेवल तक पहुंचा जा सकता है, और इससे भी ऊपर ही पहुंचा जा सकता है इनफैक्ट। तो बस वही है कि राइट टाइम राइट प्लेस राइट पीपल मिल जाए, अच्छी जगह अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अच्छे समय मिल जाए, अच्छे कंपनी में मिल जाए, तो मतलब वो जिसे कहते हैं लक, कि लक चल जाए एक बार, तो जंप इस तरह का ही देखने को मिलेगा। दो मिनट और लो इस क्वेश्चन को करने के लिए, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिन्होंने 3.6 बोला था, क्या वो भी TCS में ही है क्या? जिनको पता था, किसने बताया था? हाँ बट हाँ बट मैं डिजिटल में हूँ। TCS डिजिटल, वो 7 का कुछ है क्या पैकेज? हाँ हाँ हाँ, 7 से स्टार्ट होता है मतलब ज्वाइनिंग में। हाइक कितना मिलता है, कितना परसेंट साल में? डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें रहती है, परफॉर्मेंस। अभी जैसे मेरा 1.7 हुआ है, मेरा 8 है। अच्छा, हाँ। परसेंट हो गया। स्टार्ट आपने 7.1 से किया था और अभी 8 है। नहीं, मैंने मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा 3। एक्चुअली पहले मैं नहीं था टेक में उतना, तो मैंने हो गया था ऐसे ही गलती से। बट वो इंटरनल एग्जाम्स होते रहते हैं, तो मेरे ज्वाइनिंग के 1-2 महीने बाद हुआ था एग्जाम, तो उसमें मेरा 7 हो गया था। अच्छा, चलो। हाँ। और अभी 1 साल हुआ है, मतलब 1 साल से कम हुआ है? अभी 1.7 हुआ है। 1.7। नाइस नाइस। अब मतलब कोर्स खत्म होने का वेट मत करना, ट्राई करते रहना जैसी अपॉर्चुनिटीज मिले, क्योंकि SD 2 को अपॉर्चुनिटीज आ रखी हैं, मतलब आती रहती हैं। वो रिसेशन इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है SD 2 पर, और हम्म। 1.7 पर तो आप SD 2 के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो मोस्ट प्रोबेबली। मैंने एक्चुअली जुलाई के बाद सोचा है, 2 साल हो जाएगा वैसे ही सोचा है, और अच्छा, तब तक ये सब भी हो जाएगा मतलब। मिलता है क्या, मतलब ज्वाइनिंग बोनस वगैरह, सॉरी ज्वाइनिंग नहीं, परफॉर्मेंस बोनस? आ, नहीं नहीं, वो एक्चुअली 2-3 चीजें हैं। एक तो मेरा एक होता है इनोवेटर कैडर, तो उसका कुछ रिजल्ट रिजल्ट आएगा, तो उसका मैं वेट कर रहा हूँ। और प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, फिर मैं देखूंगा क्या करना। ठीक है, मतलब ठीक है, आपकी चॉइस है ये तो, लेकिन मतलब वैसे अगर एक्चुअली। ढूंढना स्टार्ट कर सकते हो एटलीस्ट, ये हाँ तो हाँ हाँ। बताओ कौन कौन सी कंपनीज में टारगेट करना है। सही है, सही।
एक बार इस वाले क्वेश्चन को रीड करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम, शॉर्टेस्ट पाथ इन बाइनरी मैट्रिक्स। मतलब ये मैं होमवर्क दूंगा, लेकिन एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या रहा है, आपको एक n क्रॉस n बाइनरी मैट्रिक्स मिल रहा है, वापस से एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें या तो जीरोस होंगे या वंस होंगे, और आपको लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट क्लियर पाथ बताना है इस मैट्रिक्स में। और अगर ऐसा कोई भी क्लियर पाथ नहीं है तो -1 देना है। अब क्लियर पाथ है क्या, उसकी डेफिनेशन अगले पैराग्राफ में दे रखी है। तो क्लियर पाथ उस मैट्रिक्स में एक ऐसा पाथ है फ्रॉम द टॉप लेफ्ट सेल यानी 0,0 वाले सेल से टिल द बॉटम राइट सेल n-1, n-1, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर तक आपको जाना है। और कैसे जाना है, आपको इस तरह से जाना है सच दैट सारे जो सेल्स विजिटेड हों, जो सारे बेसिकली पाथ में नोड्स हों, वो सारे 0 वाली नोड्स हों, मतलब किसी भी 1 वाली नोड पे नहीं जाना। और 8 डायरेक्शनल नेबर्स पर जाना है। बस ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट है कि हमें 4 डायरेक्शनल नेबर्स पर नहीं 8 डायरेक्शनल नेबर्स पर जाना है, यानी एज वाले भी नेबर्स होंगे और कॉर्नर वाले भी नेबर्स होंगे। और एज अ शॉर्टेस्ट पाथ का हमें लेंथ रिटर्न करना है। तो अगर मान लो ये वाली मैट्रिक्स होती है, इस वाली मैट्रिक्स में टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर पर जाने का क्या कोई रास्ता है सच दैट आपके सिर्फ जीरोस आ रहे हो लेकिन आप 8 एडजेसेंट नेबर्स पर जा पाओ? क्या कोई रास्ता एग्जिस्ट करता है? हाँ जी भैया। यस, बेसिकली यही रास्ता है डायगोनल वाला। तो उस रास्ते में 2 जीरोस हैं, मतलब 2 नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो आपका आंसर आ गया 2। ऑब्वियसली ये तो बहुत ही गंदी मैट्रिक्स थी, बहुत ही छोटी थी, आई गेस दूसरी भी बहुत ही छोटी दे रखी है इन्होंने। सो अगर मैं दूसरे मैट्रिक्स की बात करूं, थोड़ी सी बड़ी है, रिटेल में तब भी, अगर ये जीरोस हैं ये जीरोस हैं, तो अगर 4 एडजेसेंट नेबर्स होते तो आपका जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस बनता वो 1+1+1+1 लाइक नंबर ऑफ नोड्स के टर्म्स में 1 2 3 4 5 बनता। बट क्योंकि 8 एडजेसेंट नेबर्स हैं, तो यार मेरे को ये कॉर्नर वाले जीरो, टॉप राइट वाले कॉर्नर वाले जीरो पर जाने की जरूरत है क्या? नहीं भैया। नहीं। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस वाले जीरो से इस वाले जीरो पर जाएंगे, इस वाले जीरो से डायरेक्टली इस वाले जीरो पर चले जाओ, क्योंकि इसका ये भी नेबर है 8 एडजेसेंट नेबर, एक कॉर्नर शेयर करता हुआ नेबर। फिर इस वाले जीरो से फाइनली डेस्टिनेशन हम जा पाएंगे। तो इस पाथ में 1 2 3 4 4 नोट्स होने वाली हैं, तो आंसर आएगा 4। तो अगेन बीएफएस लगा सकते हो, डीएफएस भी लगा सकते हो वैसे तो, क्यों? क्योंकि एक ही सोर्स है, एक ही डेस्टिनेशन है, लेकिन 8 एडजेसेंट है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। ये डीएफएस से भी हो जाएगा क्या? क्या एक ही सोर्स है एक ही डेस्टिनेशन है, सिंगल सोर्स सिंगल डेस्टिनेशन? यस, डीएफएस से भी हो जाना चाहिए, ये डीएफएस से भी हो सकता है। ये मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड टॉपिक्स में डीएफएस दिया होगा, इसमें भी नहीं दिया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन शायद से ये डीएफएस से हो सकता है। अगर हम बात करें बेसिकली एटलीस्ट डीपी वाले तरीके से तो हो ही सकता है, मतलब सारे कॉल्स लगाओ, सारे कॉल्स में से भी जो भी शॉर्टेस्ट हो उसका +1 मेरा आंसर होगा। डीपी वाले तरीके से मेरे ख्याल से तो हो जाएगा, बट बीएफएस से भी हो ही सकता है ऑब्वियसली। तो अगर बीएफएस से हो सकता है, तो क्या मैं बेसिकली जो लूप है वो 4 वाले नेबर्स की जगह 8 वाले नेबर्स पर लगा रहूंगा, यानी जो एरेज का साइज होगा डीएक्स वाली और डीवाई वाली एरे, क्या उसमें 8 नोड्स होंगी? है ना? हाँ जी भैया। वैसे 8 नहीं होंगी, क्योंकि 4 ही होंगी, क्योंकि हमें सिर्फ टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट ही जाना है। नहीं, शायद से ऊपर भी जाने पे पाथ मिल जाए। मतलब अगर मैं बोलता हूँ मान लो ये जीरो है, मान लो ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, फिर मान लो लेट से ये जीरो है, या फिर लेट से ये जीरो है, फिर ये जीरो है, क्या कभी भी हमें टॉप इस तरफ जाना पड़ेगा? मतलब अगर मैं इस वाले नोड के लिए 4 नेबर्स ये वाले बनाऊं और बाकी के 4 नेबर्स अगर मैं ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला बनाऊं, और अगर हमें टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट जाना है, तो क्या कभी भी मेरे को इस साइड जाने की जरूरत पड़ेगी? मैं ये सोच रहा हूँ, या सिमिलरली कभी मेरे को इस साइड जाने की या फिर इस साइड जाने की जरूरत पड़ेगी? राइट की तरफ, सॉरी लेफ्ट की तरफ, बॉटम लेफ्ट की तरफ, या फिर टॉप लेफ्ट की तरफ, इन 3 डायरेक्शंस में कभी भी मेरा आंसर आएगा? या फिर सिमिलरली टॉप जाने पर? ऐसा कोई पॉसिबल टेस्ट केस तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मतलब टॉप जाने पर शॉर्टेस्ट पाथ मिले, ऐसा कोई लग रहा है आपको? ये बॉटम लेफ्ट का तो हो सकता बॉटम लेफ्ट, बेसिकली बॉटम, हमें राइट तक जाना है, हमें इस वाले सेल से इस वाले सेल तक जाना है। तो मेरे को तो लग रहा है यार, या तो सिर्फ टॉप राइट जाने को, मतलब टॉप राइट जाने से आंसर आएगा,
या फिर राइट जाने से, या फिर बॉटम राइट से, या फिर बॉटम से। इन्हीं 4 डायरेक्शन से आंसर आएगा। आई गेस इन 4 से नहीं आने वाला है, जितना मुझे लग रहा है टॉप जाने पर। अगर मान लो मैं एक ऐसा मैट्रिक्स लूं जिसमें लेट से ये जीरोस हैं, फिर ये जीरोस हैं, फिर ये जीरोस हैं, फिर ये जीरोस हैं, आ जाएगा मेरे ख्याल से एक इस केस। इसमें बताओ, अगर मान लो ये बाकी में वंस है, वंस पर मैं नहीं जा सकता, तो क्या मुझे टॉप भी जाना पड़ेगा? क्या मुझे टॉप की तरफ भी जाना पड़ेगा? यस और नो? यहाँ पे राइट जा रहे हैं, फिर बॉटम जाएंगे, फिर राइट जाएंगे, फिर टॉप जाएंगे, फिर राइट जाएंगे, फिर बॉटम जाएंगे। टॉप भी जाना पड़ सकता है। यस। सिमिलरली क्या बॉटम भी जाना पड़ सकता है, राइट भी जाना पड़ सकता है, हर डायरेक्शन में जाना पड़ सकता है, लेफ्ट भी जाना पड़ सकता है। सो आपको चारों बेसिकली आठों के आठों नेबर्स पे कॉल लगाना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि 4 नेबर्स पे भी क्या पता चल जाए, बट आई गेस मोस्ट प्रोबेबली आठों के आठों नेबर्स पर कॉल लगाना है। और क्योंकि आठों नेबर्स पर लगाना है तो डीएफएस आपका एक्सपोनेंशियल चला जाएगा, क्योंकि आठों नेबर्स पर टाइम बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डीएफएस के लिए एक्सपोनेंशियल होती है। क्योंकि आप आठों नेबर्स पर जाओगे तो आपको बैक ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, वरना लूप में फंस जाओगे। डीएफएस में लूप में फंस जाओगे अगर एक ही नोट पर दोबारा होगे तो। इसलिए डीएफएस जो जाने वाला है वो एक्सपोनेंशियल जाएगा। तो आपका एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जो कि बीएफएस वाला सॉल्यूशन होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर डीएफएस वाला करता भी है तो वो यूजिंग डीपी होगा, अगर करेगा भी तो। वरना बीएफएस क्या पॉलिनोमियल टाइम में चल जाएगा? क्या बीएफएस आपका एन स्क्वायर टाइम में चलने वाला है? यस सर। यस। अब मेरे को बताओ, करें क्वेश्चन या नहीं? शुड वी डू इट और शुड आई गिव इट एज होमवर्क? चाहोगे तो कर लेते हैं। 8 एडजेसेंट वाला एक क्वेश्चन है बस। करूं इसका कोड? बताओ, या तो खुद से ट्राई करोगे तो बताओ, खुद से ट्राई कर लोगे बाद में। सर इसमें डिफरेंट क्या है, मतलब सेम ही है ना वैसे तो। बस 4 एडजेसेंट की जगह 8 एडजेसेंट है, और एक ही सोर्स एक ही डेस्टिनेशन है, मल्टी सोर्स नहीं है, एक ही सोर्स है। अच्छा। दिखा देता हूँ कोड ऑलरेडी जो लिख रखा है, ऑल्दो वो C++ में है। बट एक तो ये जो 2 एरेज बनेंगी, ये इस तरह की एरेज बनेंगी। ये 2 एरेज कैसे ये वाली बन पा रही है, ये पॉइंट समझ आ रहा है? अगर ये पॉइंट समझ आ रहा है तो फिर मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो फिर कर लेते हैं डिस्कस। आ रहा है इसमें। ठीक है, एक बार तब भी फटाफट कर लेते हैं। बेसिकली 1,0 क्या है? एक्स में +1 करना, कॉलम में सेम रहना, यानी बेसिकली आप एक्स में +1 यानी नीचे जा रहे हो, डाउन जा रहे हो। एक्स में कुछ भी चेंज न करना, कॉलम में +1 करना यानी राइट जा रहे हो। एक्स में -1 और रो कॉलम में सेम, रो में -1 यानी ऊपर जा रहे हो, टॉप। रो में -1 कॉलम सेम, रो में +1 कॉलम सेम, कॉलम में +1 रो सेम, कॉलम में -1 रो सेम, तो ये आएगा आपका लेफ्ट। फिर रो में +1, रो में +1, कॉलम में -1, कॉलम में -1 यानी इस तरफ। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? ये हो गया आपका बॉटम राइट, यानी डाउन, सॉरी डाउन लेफ्ट। ये आएगा आपका शायद से डाउन राइट बन जाएगा। -1 आपका ये वाला बनेगा, इस वाला टॉप लेफ्ट। एंड फाइनली ये वाला बनेगा टॉप राइट। तो आपको 8 डायरेक्शंस में जाना पड़ेगा, और फिर लूप लगाना पड़ेगा, नेबर्स को पुश करना पड़ेगा यूजिंग विजिटेड एरे। प्रायोरिटी को लेने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल क्यू से भी हो जाएगा, लेकिन बीएफएस लगाना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए बीएफएस लगेगा। कोई भी नेबर मैट्रिक्स के बाहर चला गया तो उसको पुश मत करो। कोई भी नोड अनविजिटेड है तो उसे डाल दो, और उस सेल पर 1 होना, बेसिकली 0 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो 1 नहीं होना चाहिए, विजिटेड नहीं होना चाहिए, और आउट ऑफ द मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। अगर आउट ऑफ द मैट्रिक्स नहीं है तो पुश कर देंगे मेरे वाले डिस्टेंस में +1 करके। कर लोगे ट्राई? खुद से कर पाओगे? और जिस दिन डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए उस दिन नंबर ऑफ स्टेप्स रिटर्न कर दो। यस सर। ठीक है, तो होपफुली हो जाना चाहिए ये। सो इस वाले क्वेश्चन को मैं होमवर्क ही दे रहा हूँ। अब 0-1 BFS जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करना है, लेकिन यार 0-1 BFS मेरे को एक बार एक्सप्लोर करना पड़ेगा। उससे पहले कुछ और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। एक कोसारा जो था हमारे पास, वो पिछला वाला क्वेश्चन चैट में शेयर करोगे?
091 lead code. I have shared the question in the chat. लिख देता हूँ यहाँ पे होमवर्क प्रॉब्लम जो है 8 एडजेसेंट के लिए वो है आपका शॉर्टेस्ट पाथ इन मेज, शॉर्टेस्ट पाथ इन मेज। बस एक ये भी पॉइंट लिख देता हूँ कि डीएफएस नहीं लगा पाओगे क्योंकि आपको आठों के आठों डायरेक्शन में जाना ही पड़ेगा, और आठों डायरेक्शन में अगर डीएफएस के थ्रू करते हो तो एक्सपोनेंशियल टाइम लगता है क्योंकि आपको बैक ट्रैकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बैक ट्रैकिंग लगानी पड़ती है। तो एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जो कि होगा बीएफएस। अब बीएफएस आप यूजिंग क्यू बना लेना, क्यू ऑफ पेयर्स, और उसमें आपको रो कॉलम और डिस्टेंस पुश करना पड़ेगा, लेकिन जो नेबर्स होंगे वो 8 वाले नेबर्स होंगे ना कि 4 वाले। बस इतना सा डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन का नंबर भी डाल देता हूँ, लीड कोड 1091। ओके, एनीवेज एक और क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि टाइम बचा है। दैट इज अ स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स एल्गोरिथम। स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ये थोड़ी रटने वाली एल्गोरिथम है लेकिन आनी चाहिए, मतलब कई बार पूछ लेते हैं, कई बार आपसे कोसा राजू एल्गोरिथम पूछ लिया जा सकता है। तो क्या कोसा राजू एल्गोरिथम डिस्कस करें, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन मांग क्या रहा है और एल्गोरिथम है क्या? यस सर। ठीक है, जब हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ में कनेक्टेड कंपोनेंट्स की बात करी थी तो क्या अगर ए से बी के बीच में एक एज होती थी तो क्या हमेशा ए और बी सेम ही कंपोनेंट में होते थे अनडायरेक्टेड ग्राफ में? यस सर। क्योंकि ए से बी जाने का भी रास्ता होता है और बी से ए जाने का भी रास्ता होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ में, क्योंकि बाय डायरेक्शनल एज है। तो अगर बाय डायरेक्शनल एज होती है तो हमेशा ए और बी के बीच में अगर एज होगी तो ए और बी सेम कंपोनेंट में होंगे। ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ। अगर एक अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है तो उस केस में कभी भी स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स नहीं बोलते हम सिंपली कनेक्टेड कंपोनेंट्स बोलते हैं। हम सिंपली क्या बोलते हैं? कनेक्टेड कंपोनेंट्स। के दो नोड सेम कंपोनेंट्स में तब होंगी जब उन दोनों के बीच में एक एज होगी। अगर ए से बी के बीच में एक एज है, बी से सी के बीच में एक एज है, क्योंकि बाई डायरेक्शनल एज होती है, तो आपका ए बी और सी सेम कंपोनेंट में होंगे। दे आर इन द सेम कंपोनेंट्स, सेम कंपोनेंट्स। सिर्फ एक एज होना नेसेसरी है, मतलब इतना ही इनफ है। लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में अगर हम कंपोनेंट्स के ऊपर बातें करेंगे कि कौन कौन सी नोड सेम कंपोनेंट में होती है, तो कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या होती है? कंपोनेंट की डेफिनेशन होती है एक ऐसा सब ग्राफ, एक ऐसा सब ग्राफ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफिनेशन ऊपर कंपोनेंट की। कंपोनेंट एक ऐसा सब ग्राफ, मतलब एक ऐसा सेट ऑफ वर्टिसेस जो आपने ओवरऑल ग्राफ में से चूज किया है, जिसमें वेयर एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड, कनेक्टेड बात कर रहे हैं, हैज अ पाथ, कनेक्टेड मतलब हैज अ पाथ टू एनी अदर वर्टेक्स, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हैज अ पाथ टू एवरी अदर वर्टेक्स, टू एवरी अदर वर्टेक्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब एक एज के थ्रू डायरेक्टली जा पाओ या फिर वाया किसी रास्ते जा पाओ। जैसे ए और सी भी सेम कंपोनेंट में होंगे, क्यों? क्योंकि ए और सी में इनडायरेक्ट पाथ है वाया बी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन ये सेम डेफिनेशन अगर मैं डायरेक्टेड कंपोनेंट में लगाऊंगा, डायरेक्टेड ग्राफ में लगाऊंगा, तो हो सकता है जो आंसर आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ में आ रहा था वो वही सेम आंसर आपका डायरेक्टेड ग्राफ में ना आए। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार एक आपकी डायरेक्टेड एज है ए से बी और एक डायरेक्टेड एज है बी से सी, सॉरी सी से बी, और मान लो आपका एक एज ए से सी भी था, मान लो जो एक एज है वो ए से सी भी था, ठीक है। इस वाले केस में कोई मेरे को बता सकता है कौन कौन सी नोड्स जो हैं वो सेम स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में है? और यहाँ पे हम स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट की बात करेंगे, कभी भी सिर्फ कनेक्टेड कंपोनेंट्स नहीं होते। कोई भी नहीं है शायद। कोई भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ए से बी तो जाया जा सकता है लेकिन बी से ए नहीं जाया जा सकता। तो ए एक अकेला कंपोनेंट है, क्योंकि ए से बी जाया जा सकता है लेकिन बी से ए नहीं। ए से सी जाया जा सकता है लेकिन सी से ए नहीं। सिमिलरली बी से तो आप कहीं नहीं जा सकते, ना तो बी से ए जा सकते हैं ना तो बी से सी जा सकते, तो बी तो किसी कंपोनेंट में होगा ही नहीं। सिमिलरली सी से आप बी तो जा सकते हो बट ए नहीं जा सकते। तो तीनों ही नोड्स अलग अलग स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स बनाएंगी, तीनों की तीनों नोड्स अलग अलग स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट बनाएगी। SCC1, SCC2, SCC3, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट 1, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट 2, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट 3। तो क्या ये डिफरेंस समझ आ रहा है कि यार
एक सिमिलर तरह का ग्राफ जो एटलीस्ट नोड्स की टर्म्स में और एजेस की टर्म्स में सिमिलर दिख रहा है, वो अगर अनडायरेक्टेड हुआ तो आंसर डिफरेंट आ सकता है, इसमें एक ही कंपोनेंट है। और अगर डायरेक्टेड हुआ तो उसमें हो सकता है कि वो सारी नोड्स अलग अलग कंपोनेंट में हो सकता है कोई दो नोड्स आपस में सेम कंपोनेंट में हो। इट इज डिफरेंट कनेक्टेड कंपोनेंट्स वर्सेस स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन डायरेक्टेड ग्राफ। एटलीस्ट ये पॉइंट समझ आए सबको? ठीक है। अब मेन पॉइंट है फिर डायरेक्टेड ग्राफ में स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकाले कैसे। अब सिंपली ये तो नहीं बोल सकते कि भाई ए अगर बी तक पहुंच पा रहा है तो बी भी ए तक पहुंच ही जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कोसा-राजू एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी। अब शुरू में ये कोसा-राजू एल्गोरिथम तो एक बार सुननी पड़ेगी, बट एक बार देख लोगे, एक बार वॉट देख लोगे एल्गोरिथम का, फिर उसके बाद मैं वाई बता दूंगा कि करा क्यों होगा इस, मतलब हमने ऐसा करने क्यों वाले हैं, ये क्यों कर रहे हैं। पहले वॉट डिस्कस करेंगे, फिर मैं वाई डिस्कस कर दूंगा और लास्ट में हाउ, मतलब कोड कर लेंगे कैसे करें हाउ। तो पहले वॉट डिस्कस करते हैं। करने क्या वाले हैं, हम 3 ट्रेवर्सल्स करने वाले हैं अपने ग्राफ के ऊपर। 3 ट्रेवर्सल्स क्या होंगे। पहला ट्रेवर्सल, क्या एक डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर आप टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल सकते हो, यस और नो। क्या एक डायरेक्टेड ग्राफ का टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकल सकता है। ऑल्दो टोपोलॉजिकल सॉर्ट तभी वैलिड होता है जब वो ग्राफ एक डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ होता है, लेकिन एटलीस्ट डायरेक्टेड ग्राफ के लिए टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल लेंगे हम। वो क्या होता है टोपोलॉजिकल सॉर्ट, रिवर्स पोस्ट ऑर्डर। एक बार मैंने रिवर्स पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल लिया एक ग्राफ का, उस रिवर्स पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल यानी टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाले ट्रेवर्सल की मदद से मैं क्या करूंगा, मैं अब काइंड ऑफ अपने ग्राफ को रिवर्स करूंगा, अपने ग्राफ को रिवर्स ग्राफ में कन्वर्ट कर दूंगा। कन्वर्ट द ओरिजिनल ग्राफ इनटू द रिवर्स ग्राफ। रिवर्स ग्राफ क्या होता है, जो एजेस है वो हटा के जहाँ एजेस नहीं है वहां लगा दो। ठीक है। तो आई गेस बेसिकली उस सेंस में हम रिवर्स नहीं बोलना चाहते, फिर मैं इनवर्स बोल देता हूँ। इनवर्स ग्राफ हम बनाना चाहते हैं। इनवर्स ग्राफ क्या होगा, अगर ओरिजिनल ग्राफ में ए से बी एज होगी तो इनवर्स ग्राफ में क्या होगा, इनवर्स ग्राफ में बी से एक ए एज आ जाएगी। अगर ओरिजिनल ग्राफ में ए से सी एज नहीं है, ए से सी एज नहीं है, तो रिवर्स इनवर्स ग्राफ का ये मतलब नहीं है कि उसमें सी से एक ए की तरफ एज आ जाएगी, ये मतलब नहीं है। सिर्फ ये मतलब है कि अगर ओरिजिनल ग्राफ में डायरेक्शन ए से बी की तरफ है तो इनवर्स होने के बाद, डायरेक्शन इनवर्स होने के बाद जो डायरेक्शन है वो बी से ए बन जाएगी। तो समझाऊंगा जब ड्राई रन करेंगे। बट सेकंड स्टेप क्या है, ओरिजिनल ग्राफ को इनवर्स ग्राफ में कन्वर्ट कर लो। अब कन्वर्ट करने के बाद अब जो जो डीएफएस आपको लगाना है वो उस ऑर्डर में लगाना है जो कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट है। डू डीएफएस फ्रॉम ऑल नोड्स, डू डीएफएस फ्रॉम ऑल नोड्स इन टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑर्डर, इन टोपो सॉर्ट ऑर्डर। और जितनी भी बार नया डीएफएस लगेगा उतना आपको नया एससीसी मिलता रहेगा। न्यू डीएफएस न्यू एससीसी, हर बार नया डीएफएस, मतलब हर बार एक अनविजिटेड नोड से डीएफएस करोगे तो न्यू स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट मिल जाएगा। ये कुछ कुछ सुना सुना तो लग रहा है, जितनी भी बार डीएफएस करते थे अनडायरेक्टेड ग्राफ में उतनी बार नया कंपोनेंट मिलता था, यही होता नया डीएफएस यानी नया कंपोनेंट अनडायरेक्टेड ग्राफ में। यस। मतलब एक अगर मान लो ये कंपोनेंट है डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, एक अगर ये कंपोनेंट है तो यहाँ से एक नया डीएफएस लगेगा तो एक नया कंपोनेंट, यहाँ से नया डीएफएस लगेगा तो नया कंपोनेंट। यहाँ पे भी फाइनली वही बात आएगी जाके, बट सिंपली सीधा सीधा नहीं बोल सकते इस बात को, तीसरे पॉइंट पर आएगी बात। तो 3 ट्रेवर्सल लगने वाले हैं, पहले टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालने के लिए, दूसरा ग्राफ को इन्वर्ट करना, और तीसरा उस इन्वर्टेड ग्राफ पर आपको दोबारा से डीएफएस लगाना इन द टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑर्डर, नॉट इन 0 to n-1 या फिर n-1 to 0, टोपो ऑर्डर में लगाना है। तो एक बार एक ग्राफ लेते हैं और उस ग्राफ का हम बेसिकली क्या करते हैं, उस ग्राफ का करके देखते हैं एक बार कि कोसा-राजू एल्गोरिथम से कौन कौन से स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट आएंगे। अच्छा अर्चित, इसमें जो पॉइंट 3 है वो मतलब टोपो सॉर्ट इन द सेंस टोपोलॉजिकल सॉर्ट जो है उसके ऊपर लूप लगाना है, राइट? हाँ, उस ऑर्डर में डीएफएस करना है। अगर मैं हाँ गॉट इट। टोपोलॉजिकल सॉर्ट बोलता हूँ एक ग्राफ का 0 3 4 2 1 आता है तो मेरे को इस ऑर्डर में डीएफएस करना है, ठीक है पहले ठीक है। 3 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 2 से, फिर 1 से। समझाता हूँ, अभी टेस्ट केस जब ड्राई रन करेंगे तो समझ आ जाएगा पूरा। एक नोड है 0, एक नोड है 1, एक नोड है 2, एक नोड है 3, एक नोड है 4, एक नोड है 5, एक नोड है 6। मान लो 0 से 1 एक एज है,
मान लो 1 से 3 एक एज है, मान लो 3 से 2 एक एज है, मान लो 2 से 0 एक एज है, तो क्या ये चारों नोड्स एक ही कंपोनेंट का पार्ट है? यस। यस। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ 4 से 1 एक एज है, 1 से 4 नहीं है, 4 से 5 एक एज है, 6 से 4 एक एज है, और 5 से 6 एक एज है, तो क्या ये तीनों नोड्स आपस में एक कंपोनेंट बनाती हैं? यस। यस। अभी के लिए मानते हैं कि 6 से 5 की तरफ एक एज है, तो 6 और 5 एक ही कंपोनेंट में नहीं होंगे, 6 और 5 एक ही कंपोनेंट में नहीं होंगे। तो या फिर ऐसा करते हैं, इसमें ना एक और एज डाल देते हैं, और वो है लेट से, ऐसे तो नहीं, चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मान लो 6 से 5 एक एज है। तो देखते हैं कि भाई कौन कौन सी नोड एक ही कंपोनेंट में आने वाली है। देख के तो यही लग रहा है कि 0 1 2 3 एक ही कंपोनेंट में आएंगे, क्योंकि हर एक नोड से उस कंपोनेंट की हर एक दूसरी नोड पर पहुंचा जा सकता है। 4 जो होगा, क्या 4 से किसी नोड पर जाया जा सकता है? क्या उन नोड्स से 4 पर आया जा सकता है? जिस जिस नोड से आप 4, बेसिकली 4 से जहाँ जा सकते हो? नहीं भैया। नहीं यार, 4 से जहाँ जा सकते हो वहां से 4 पर वापस नहीं आ सकते, तो 4 एक नया कंपोनेंट बनाएगा। 5 पर तो कहीं जा ही नहीं सकते, तो 5 तो एक नया कंपोनेंट बनाएगा ही बनाएगा। अगेन 6 से भी आप सिर्फ 4 और 5 पर जा सकते हो, बट उनसे 6 पर नहीं आ सकते, तो 6 भी एक नया कंपोनेंट बनाएगा। तो ये एक कंपोनेंट होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो देखते हैं कैसे आएगा आंसर। पहले हम क्या करेंगे, पहले इस ओरिजिनल ग्राफ का टोपोलॉजिकल सॉर्ट करेंगे, यानी हर एक नोड से डीएफएस लगाएंगे, जो भी नोड अनविजिटेड होगी उसे पोस्ट ऑर्डर में डाल देंगे, रिवर्स करते हुए, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स पोस्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले 0 से डीएफएस लगाने की ट्राई करी, अभी तक अनविजिटेड था तो विजिट कर दिया, लेकिन बेसिकली पुश कब करेंगे टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाले ऑर्डर में? पोस्ट ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर। तो इसने कॉल लगाई नेबर को 1, इसने 1 को कॉल लगाई, 1 ने बोला कि नेबर है 3, 3 पर कॉल लगाई, 3 ने बोला नेबर है 2, 2 पर कॉल लगाई, 2 ने बोला होगा 0 नेबर है, लेकिन 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है, ये भी विजिट हो रखा है, ये भी विजिट हो गया, और ये भी विजिट हो गया, लेकिन 2 ने 0 पर कॉल नहीं लगाई होगी, ऑलरेडी विजिटेड है। अब 2 पोस्ट ऑर्डर में पहली बार आया, तो 2 का हमने सबसे पहले टोपोलॉजिकल सॉर्ट इंसर्ट कर दिया 2 को टोपोलॉजिकल सॉर्ट में। फिर 3 का पोस्ट ऑर्डर चला, तो मैंने 3 को टोपोलॉजिकल सॉर्ट में इंसर्ट कर दिया। फिर 1 का पोस्ट ऑर्डर चला, तो मैंने 1 को पोस्ट ऑर्डर में टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाले ऑर्डर में इंसर्ट कर दिया। और फिर 0 का बेसिकली पोस्ट ऑर्डर चला, तो मैंने 0 को टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाले ऑर्डर में इंसर्ट कर दिया पीछे से। इतना बात समझ आ रही है? टोपो सॉर्ट क्या खत्म हो चुका है? टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या सारी नोड विजिट हो चुकी हैं? नहीं। नहीं, अभी तो कुछ नोट बची हैं। तो 4 से डीएफएस लगाएंगे, 4 से डीएफएस लगाया, 4 से 5 जा पाएंगे, 5 और 1 भी जा पाएंगे, बट 1 ऑलरेडी विजिटेड है। 5 का पोस्ट ऑर्डर चला, 5 पुश हो गया, फिर 4 का पोस्ट ऑर्डर चला और 4 पुश हो गया। अभी भी 5 तो विजिट हो चुका है, 4 और 5, बट स्टिल आपका 6 विजिट होना रहता है, तो फाइनली 6 का पोस्ट ऑर्डर, मतलब 6 से डीएफएस लगेगा, और वो एक अकेला नोड ही होगा जहां से डीएफएस लगेगा, तो 6 फाइनली सबसे आगे इंसर्ट हो जाएगा। तो आपको टोपोलॉजिकल एरे तो मिल चुकी है कि कौन सी नोड टोपोलॉजिकल सॉर्ट में सबसे पहले आएगी, वो आपको पता है। मतलब सबसे पहले आपको 6 मिल रहा है, फिर 4, फिर 5, फिर 0, फिर 1, फिर 3, फिर 2। अब ये बनाकर रख लो अपने पास। क्यों? क्योंकि अब मैं जो दूसरी बार डीएफएस लगाऊंगा, जो कि मेरे को स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट देने में हेल्प करेगा, वो इस टोपोलॉजिकल सॉर्ट के ऑर्डर में लगाऊंगा। ऐसा कर क्यों रहे हैं वो बाद में समझ आएगा, बट इतना पॉइंट समझ आ गया कि क्या करा है हमने, पहला स्टेप। हाँ जी। यस। अब क्या करना है? अब स्टेप नंबर 2 करना है। स्टेप नंबर 1 डन है, डायरेक्टेड ग्राफ का टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगा दिया, यानी रिवर्स पोस्ट ऑर्डर कर लिया। अब सेकंड पॉइंट करते हैं, ओरिजिनल ग्राफ को इन्वर्ट कर देते हैं। इनवर्स, रिवर्स नहीं, इनवर्स। मतलब अगर रिवर्स आप मान रहे थे कि जो एज नहीं होती उसको लगा दो और जो एज है उसको हटा दो, वो नहीं करना। एजेस की डायरेक्शन इन्वर्ट करनी है। मतलब जो ग्राफ आपका बेसिकली अगर 0 से 2 एच थी, अगर ओरिजिनल ग्राफ में 0 से 2 एच थी, तो इन्वर्ट करने के बाद बेसिकली अगर ओरिजिनल ग्राफ में 2 से 0 था, तो रिवर्स करने के बाद 0 से 2 आ जाएगा। ओरिजिनल में अगर 3 से 2 था, तो रिवर्स में 2 से 3 हो जाएगा। ओरिजिनल में अगर 1 से 3 था, तो रिवर्स में 3 से 1 आ जाएगा। ओरिजिनल में अगर 0 से 1 था, तो रिवर्स में 1 से 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर ओरिजिनल में 4 से 1 था, तो रिवर्स में 1 से 4 आ जाएगा। ओरिजिनल में 4 से 5, तो रिवर्स में 5 से 4। ओरिजिनल में
6 से 5 तो रिवर्स में 5 से 6 एंड फाइनली ओरिजिनल में अगर 4 से 6 था तो रिवर्स में 4 से 6। ये मैंने रिवर्स ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब इस रिवर्स ग्राफ पर मैं क्या लगाने वाला हूँ, डीएफएस लगाने वाला हूँ। और जो डीएफएस देगा, जिस जिस डीएफएस से आप जो नोड्स विजिट कर पाओगे वो उस स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट का पार्ट होगा। जिस नोड से जोन सी नोड आप विजिट कर पाओगे अनविजिटेड नोड्स, वो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट का पार्ट होगा। किस ऑर्डर में विजिट करना है मुझे, किस ऑर्डर में विजिट करना है, किस ऑर्डर में डीएफएस लगानी है तीसरे स्टेप में, टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाले ऑर्डर में, किसी रैंडम ऑर्डर में नहीं, 0 से n-1 नहीं, उससे कुछ फायदा मिलेगा ही नहीं। 0 से डीएफएस लगाने पर आपको आप बोल दोगे गलती से कि 1 4 भी सेम ही कॉम्पोनेंट में है। 0 से डीएफएस लगाया तो 0 2 3 1 4 ये सारे एक ही कॉम्पोनेंट में है, और 6 भी इनफैक्ट उसी कॉम्पोनेंट में बोल दोगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो 0 से n-1 डीएफएस मत लगाओ, टोपोलॉजिकल सॉर्ट के ऑर्डर में डीएफएस लगाओ। तो सबसे पहले जब आपने 6 से डीएफएस लगाया, क्या 6 से कहीं जा पा रहे हो, ध्यान से देखो, क्या हम 6 से किसी भी नोड पर जा सकते हैं? नहीं भाई। तो हम बोलेंगे 6, क्योंकि तू एक नया डीएफएस स्टार्ट कर रहा है, शुरू में सारी नोड्स फॉल्स है, कोई भी नोड अनविजिटेड, बेसिकली कोई भी नोड विजिटेड नहीं है। और जब हमने सबसे पहली बार 6 से डीएफएस लगाया तो 6 मात्र 6 को ही विजिट कर पाया, यानी 6 के कंपोनेंट में, 6 के स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में सिर्फ 6 ही था। ओके जी। अब 4 से डीएफएस लगेगा क्योंकि 4 अनविजिटेड था, तो विजिट करो, डीएफएस स्टार्ट करो, यहाँ से डीएफएस स्टार्ट हुआ है। अब 4 से भी डीएफएस सिमिलर तरीके से स्टार्ट हुआ, क्या 4 किसी नोड को विजिट कर पाएगा, किसी अनविजिटेड नोड को? नहीं। 5 से 4 है, 4 से 5 नहीं है। 4 से 6 था, लेकिन 6 ऑलरेडी विजिटेड है, ऑलरेडी विजिटेड मतलब वो किसी और कंपोनेंट में था, मैं किसी और कंपोनेंट में हूँ। तो 4 वाला भी एक नया स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट बना रहा है। ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट 2 है, ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट 1 था। सिमिलरली 5 ने बोला कि भाई मैं भी अनविजिटेड हूँ, तो मैं भी नया डीएफएस स्टार्ट करूंगा। नया डीएफएस स्टार्ट करूंगा यानी नया कंपोनेंट बनाऊंगा, नया स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट एससीसी। तो इसने अपने आप को विजिट करा, नया स्ट्रांगली कंपोनेंट बना 5 वाला। 5 अपने अनविजिटेड नेबर्स पर कॉल लगाएगा, बट 4 तो विजिटेड है, यानी वो किसी और कंपोनेंट में था, मैं किसी और कंपोनेंट में हूँ। 6 भी विजिटेड है, यानी वो किसी और कंपोनेंट में था, मैं किसी और कंपोनेंट में हूँ। क्योंकि सिर्फ ए से बी होना एज काफी नहीं है, बी से एज ए की तरफ भी आनी चाहिए। और अगर बी से ए एज आती तो 6 पहले होता टोपोलॉजिकल सॉर्ट में, तो 6 पहले होता टोपोलॉजिकल, सॉरी 5 पहले होता टोपोलॉजिकल सॉर्ट में, अगर 6 से 5 एज होती तो। मतलब ये बात इस वाले कंपोनेंट के लिए समझ आ जाएगी आपको। तो 5 वाले कंपोनेंट में भी एक और कोई भी नोड नहीं थी, यानी इस स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में भी सिर्फ अकेला 5 ही था। क्या यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? लेकिन अब जैसे ही मैं 0 वाले कंपोनेंट से डीएफएस लगाऊंगा, क्योंकि 0 अनविजिटेड है, तो 0 वाले कंपोनेंट से डीएफएस लगाया, तो मैं बोल रहा हूँ 0 तो किस किस अनविजिटेड नोड को विजिट कर पा रहा है? तो 0 बोलेगा 0 को, 2 को, तो 2 भी मेरे ही कंपोनेंट का पार्ट है, 0 से 2 जा रहे हैं, पिछली बार 2 से 0 जा रहे थे। फिर 2 से 3 जाएंगे तो भाई 3 भी उसी कंपोनेंट का पार्ट है, क्योंकि 3 भी अभी तक अनविजिटेड था। और जैसे ही हमने फिर फाइनली बोला कि 3 से 1 भी जा सकते हैं, तो 1 भी उसी कंपोनेंट का पार्ट बन गया। अब 1 से आगे 0 कॉल लगाओगे, वो ऑलरेडी विजिटेड, 4 भी ऑलरेडी विजिटेड, तो उनको मत जाओ। तो फाइनली इस लास्ट स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में ये चारों ही नोड्स थी, चारों ही नोड्स इसी सेम स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स का पार्ट थी। तो टोटल हमारे ग्राफ में अगर हमें नंबर ऑफ स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट बताने हुए वो 4 हैं, 1 2 3 4। अगर सिर्फ ये बताना हो कि सबसे बड़ा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट क्या है, तो उसका साइज भी बता सकते हो, उसमें नंबर ऑफ नोड्स भी बता सकते हो। मतलब अब कुछ भी स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट का आपको करना हो वो आप कर पाओगे यूजिंग कोसाराज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का वर्ड समझ आ गया कि कर क्या रहे हैं, हाँ जी। कर कैसे रहे हैं, हाउ भी समझ आ गया, क्या ड्राई रन। हाँ जी। अब बस मेन समझना है वाई, कैसा करा क्यों। देखो अब ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलता हूँ मैंने टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाया, यानी मैंने 0 से अगर टोपोलॉजिकल सॉर्ट सबसे पहले लगाया होगा, तो 0 के बाद टोपोलॉजिकल सॉर्ट में या फिर 0 से पहले टोपोलॉजिकल सॉर्ट में क्या वो वाली नोड्स होंगी जहां पर 0 नहीं पहुंच पा रहा? यस और नो? टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाली एरे में 0 से पहले वो वाली नोड्स होंगी जहां पर 0 नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि अगर 0 मान लो 4 तक पहुंच पाता, अगर लेट से 0 किसी और रास्ते के थ्रू 4 पर पहुंच पाता, तो उस केस में तो 0 से डीएफएस लगता, 1 पर जाते, 1 से 3 पर जाते, 3 से 5, 5 से 4, अब पोस्ट ऑर्डर में पहले 4 आ जाता,
पहले 4 पुश हो जाता मतलब लास्ट में, फिर 5 पुश होता, फिर 3 पुश होता, फिर 1 पुश होता, फिर 0 पुश होता, तो 0 पहले आता। टोपोलॉजिकल सॉर्ट में कौन पहले आता है? जो जिसका बेसिकली कोई भी इनकमिंग एज ना हो, एक तरह से आप ये बोल सकते हो। मतलब 0 बाद में आ रहे हैं नोड्स के, यानी 0 पर 0 से इन नोड्स का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बैक एज कोई नहीं होती टोपोलॉजिकल सॉर्ट में, पीछे की तरफ कोई एज नहीं होती। डेफिनेशन याद करो, या फिर लॉजिकली बोल सकते हो, क्योंकि 0 से डीएफएस लगाया, 0 बोल रहा है 4 तक नहीं पहुंच पाए, तो 0 से पहले 4, 6, 5 ये तीनों नोट्स होंगी, मतलब इन तीनों ही नोट्स पर नहीं पहुंच पाए। तो अगर ये नोट्स पहले होंगी, तो अगर समहाउ ये जो पहले वाली नोट्स हैं जो 0 से पहले आ रही हैं, अगर समहाउ मैं इनसे डीएफएस स्टार्ट करूं और मैं बोल दूं कि मैं वहां से 0 नहीं पहुंच पा रहा, तो क्या मैं बोल पाऊंगा कि भाई इन वाले कंपोनेंट्स में 0 नहीं आ रहा? समहाउ अगर ऐसा कर दूं, मतलब समहाउ 6 से मैं डीएफएस स्टार्ट कर पाऊं और मैं बोल पाऊं कि 6 से 0 नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अगर इसी ग्राफ में, सेम ग्राफ में अगर मैंने डीएफएस अब दोबारा लगाया, मैंने बोला इसी टोपोलॉजिकल सॉर्ट में अब डीएफएस लगा दो, जो जो एक कंपोनेंट में है वो आंसर है, तो आप बोलोगे 0 से डीएफएस लगाओ, 0 1 पर जाएगा, 1 3 पर जाएगा, 3 2 पर जाएगा, 2 0 पर जाएगा, और ये सारे नोट्स एक कंपोनेंट में आ जाएंगे। लेकिन फिर मान लो आपने अगला जो बेसिकली डीएफएस है वो 1 से लगाया, अब 1 से डीएफएस लगाया तो 1 ऑलरेडी विजिटेड है, 2 से डीएफएस लगाया वो ऑलरेडी विजिटेड था, 3 से डीएफएस लगाया वो ऑलरेडी विजिटेड था, 4 से डीएफएस लगाया तो 4 क्या बोलेगा, मैं नया कंपोनेंट हूँ, 5 भी मेरे ही कंपोनेंट में है। क्या 4 और 5 सेम कंपोनेंट में है? आर 4 एंड 5 इन द सेम कंपोनेंट? नहीं भाई, 4 और 5 सेम कंपोनेंट में नहीं है। इसी ग्राफ पर दोबारा से डीएफएस लगाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, आप किसी भी ऑर्डर में डीएफएस लगा लो, आपको स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ए से बी जाना सफिशिएंट नहीं होता, बी से ए भी जाना है, तो वो उल्टा करने के लिए, वो चेक करने के लिए क्या ए से बी रास्ता एग्जिस्ट करता था, उसके लिए मैंने टोपोलॉजिकल सॉर्ट ले लिया। क्या जो नोड पहले आएगा उसका हो सकता है आगे वाली नोड्स के तरफ एज हो, लेकिन जो नोड्स आगे आएंगी उनका पीछे वाली नोड्स के साथ किसी किसी की तरफ डायरेक्टेड एज नहीं होगा। जो नोड्स बाद में आएंगी उनका उससे पहले वाली नोड्स की तरफ डायरेक्टेड एज नहीं होगा। 0 से 5 की तरफ नहीं जा सकते, 0 से 4 की तरफ नहीं जा सकते, 0 से 6 की तरफ नहीं जा सकते। तो एक डायरेक्शन तो यहाँ से ट्रीट हो गई। टोपोलॉजिकल सॉर्ट ने क्या कर दिया, एक ऑर्डरिंग तो दे दी कि जो भी डायरेक्टेड एजेस होंगी ए से बी, उसमें हमेशा ए पहले आएगा बी से, यानी बी से ए की तरफ कोई भी एज नहीं होगी, बी से ए की तरफ कोई भी एज नहीं होगी। दूसरा डायरेक्शन किसने दे दिया? दूसरा डायरेक्शन दे दिया उल्टे ग्राफ में। जैसे ही मैंने ग्राफ को उल्टा कर दिया, एजेस की डायरेक्शन को बेसिकली रिवर्स कर दिया, इनवर्स कर दिया, और अब मैंने बोला कि यार इस ऑर्डर में डीएफएस लगाएंगे, तो क्योंकि 0 से 6 की तरफ एज नहीं थी, क्योंकि 0 से 6 की तरफ एज नहीं थी, या फिर आप ऐसा बोलो क्योंकि 4 से 5 की तरफ एज थी लेकिन 5 से 4 नहीं था एज। 4 से 5 एज था, मतलब कोई पाथ था, लेकिन 5 से 4 कोई भी पाथ नहीं था। तो क्या आइडियली अगर आप अब 5 को पहले अगर ट्रेवल करोगे तो आपका आंसर में 4 आ जाएगा, लेकिन अगर 4 को पहले ट्रेवल करा तो क्या 4 के आंसर में 5 आएगा रिवर्स ग्राफ में? क्या 4 से पहले डीएफएस लगाया तो क्या 4 के पाथ में 5 आने वाला है? नहीं आने वाला। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं वो वाली नोट्स को पहले डीएफएस करना चाहता हूँ जिनकी आउटगोइंग एजेस ना हो, मतलब रिवर्स वाले ग्राफ में इस वाली नोड की जो भी आउटगोइंग एजेस है वो उन नोड्स की तरफ है, बेसिकली 4 की उस नोड की तरफ एक एज है जो ऑलरेडी विजिटेड ही है, जो ऑलरेडी विजिटेड है। 6 ऑलरेडी विजिट था, मतलब 6 से 4 का रास्ता भले ही एग्जिस्ट कर सकता था, लेकिन 4 से 6 का रास्ता एग्जिस्ट नहीं करता, 4 से 6 का रास्ता एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्योंकि वो ऑलरेडी विजिटेड है तो कभी भी मेरे कंपोनेंट में होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड नोड सेम कंपोनेंट में नहीं होती। काइंड ऑफ हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट से ये जो बैक एजेस हैं ये अगर इग्नोर कर रहे हैं तो हम एक तरह से इंश्योर कर पा रहे हैं कि अगर ए से बी एज है तो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में वही नोड्स आए जो कि बी से ए की तरफ भी एज रखती हो, क्योंकि 6 पहले एक्सप्लोर हुआ है फिर 4 एक्सप्लोर हुआ है। अगर पहले 4 एक्सप्लोर होता तो फिर गलत हो जाता कोड, क्योंकि फिर 4 वाला बोल देता कि मेरे में तो 6 भी आंसर है, मतलब मेरे कंपोनेंट में 6 भी है, लेकिन वो नहीं है क्योंकि आपने पहले 6 पर डीएफएस कर दिया तो 6 ने बोला मेरे कंपोनेंट में कोई भी नहीं है। फिर 5 पर करा सॉरी फिर 4 पर करा, उसने बोला मेरे कंपोनेंट में भी कोई भी नहीं है। तो आप टोपोलॉजिकल सॉर्ट से अब ये इंश्योर कर पा रहे हो कि उल्टा एज भी जो है, रिवर्स में जो एजेस हैं वो भी सिर्फ वही सेम कंपोनेंट में आए, वही सेम स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में आए जिसमें बाय डायरेक्शनल एस मतलब ए से बी अगर एक पाथ था तो बी से ए भी पाथ था। कई पॉइंट थोड़ा थोड़ा समझ आया है, मतलब जितना
अपनी तरफ से मैं समझाने की ट्राई कर सकता था उतना मैंने करा है। बाकी ऑब्वियसली एल्गोरिथम है, समझनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी एक बार के लिए, तो थोड़ा बहुत कोड के थ्रू या जो करा वो क्यों करा वो मैंने समझाने की ट्राई करी है। अगर ये पॉइंट ना भी समझ आया हो ना, हम जब इसका कोड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इस पॉइंट को मैं एक और ग्राफ की तरह, बेसिकली एक और ग्राफ लेके समझाऊंगा, जब मैं 1 से 4 की तरफ आगे चलूंगा। उस ग्राफ में जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट आएगा वो क्यों आएगा, उसकी वजह से फिर आपका स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो एक बार मेरे को बेसिकली नेक्स्ट क्लास में बताना कि सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करवाना है कोड। इज इट क्लियर? ओके आई गेस अभी तो टाइम पूरा हो चुका है, यस तो अभी कोड नहीं करेंगे, ऊपर नहीं जाते टाइम से। क्लास मतलब कल वाली क्लास मैंने 12:20 तक ले ली थी, किसी ने बताया भी नहीं। ओके, किसी को कुछ पूछना है या एंड करें? सर एक क्वेश्चन में डाउट था, अभी पूछो या करें? ग्राफ के सर ग्राफ का नहीं था, रिकर्जन का था। लीड कोड पे कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन है या फिर कोई शीट का क्वेश्चन है? नहीं शीट का ही है। चलो दिखा दो फिर, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ।